अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये ऑनलाइन सेशन है वो स्पेशली स्टेट्स के हवाले से रखा गया है और इसका टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। इब्तिदा में मैं ये बात करना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट की जो ज़रूरत है वो दुनिया के हर शख्स को है, सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, असातिज़ा के लिए नहीं है। लेकिन हम स्पेशली इसमें आज जो बातें करेंगे वो असातिज़ा के लिए ही करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से, टीचिंग के बाद भी जो हम वक्त गुजारते हैं उस हवाले से भी बात की जाए कि हमने अपने वक्त को कैसे गुजारा। तो टाइम मैनेजमेंट इस हवाले से सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है। उसमें जिस तरह आपको शुरू में बताया गया कि हर पार्टिसिपेंट के पास पेन कॉपी होनी चाहिए। ये एक एक्टिविटी है, इसमें लिखा हुआ है कि अहमद है वक्त का पाबंद है और परवेज वक्त का पाबंद नहीं है। ये दो नाम आ रहे हैं। आपने काम ये करना है कि आपके पास 2 मिनट है और आपने अहमद जो वक्त का पाबंद है उसकी कोई और दो खूबियाँ आपने लिखनी है, और जो परवेज वक्त का पाबंद नहीं है उसकी दो कोई खामियां लिखनी है कि अगर जो शख्स वक्त का पाबंद है उसके साथ कौन सी और दो खूबियां शामिल हो सकती हैं, अगर परवेज वक्त का पाबंद नहीं है तो उसके साथ कौन सी दो खामियां शामिल हो सकती हैं। मैं आपको इसमें मिसाल देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दुरूद शरीफ के बाद जो दुआएं मांगा करते थे उनमें एक दुआ में एक हिस्सा ये भी था, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल मअसमी वल मगरम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तुझसे कर्ज से और गुनाह से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, जो बंदा जो बंदा मफरूज हो जाता है फिर वो झूठ भी बोलता है और वो वादा खिलाफी भी करता है। यानी जो बंदा मकरूज है उसके साथ दो गलतियां शामिल हो रही हैं कि वो झूठ भी बोलता है, वादा खिलाफी भी करता है। इसी तरीके से अहमद वक्त का पाबंद है, आपके ख्याल में उसके अंदर कौन सी दो खूबियां और होंगी? परवेज वक्त का पाबंद नहीं है तो आपके ख्याल में कौन सी दो खामियां उसके साथ होंगी? 2 मिनट आपके पास है, आप नोट टेकिंग करें। ऐसे पूछिए, मैं खुद कर लूंगा। मिस नायाब कुछ बताना चाह रही हैं? मिस नायाब बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इससे ये है कि अगर कोई शख्स वक्त का पाबंद है, जैसे अहमद है तो वक्त का पाबंद है तो नमाज वक्त पे अदा करेगा, अलबत्ता परवेज नमाज में भी ताखीर कर सकता है।
वक्त पे काम का इख्तिताम करेगा अहमद, लेकिन परवेज काम का इख्तिताम करने में ताखीर करेगा, क्योंकि अहमद में लेजीनेस होगी, नहीं होगी सॉरी, और जबकि परवेज जो है उसमें लेजीनेस बहुत ज्यादा होगी। इट्स फ्रॉम माई साइड। ठीक, जज़ाकल्लाह। मिस नबीसा, आप बताइए। ये सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने दो खूबियाँ और खामियां लिखी हैं कि अहमद जो है वो एक्टिव बंदा है, ठीक है, हम्म। और उसकी जो सोच है वो पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे वक्त का पाबंद होगा तो वो हर चीज एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करेगा। अगर उसकी स्टडी टेबल है तो वो भी ऑर्गेनाइज्ड होगी कि पहले ये पढ़ूंगा फिर ये, ठीक है। अगर इसको हम कंपेयर करें परवेज से, तो परवेज प्रोक्रेस्टिनेशन करता है। उसकी जो स्टडी टेबल है या उसकी अलमीरा है वो अनऑर्गेनाइज्ड होगी। उससे हमें इन दोनों की सोच का भी पता चलता है और इन दोनों के कैरेक्टर का भी पता चलता है। दैट्स ऑल सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ठीक। जज़ाकल्लाह खैरा। दो बहनों ने बताया है जवाब। तो अगर ये आप सब ने लिखे हुए ना कि अहमद की खूबियाँ क्या हैं या परवेज़ की खामियां क्या हैं, तो मिलती जुलती आपने लिखी होंगी। बहनों ने बताया कि जो अहमद है वो अपने काम को वक्त पर अंजाम देता होगा, परवेज़ अपने काम को वक्त पर नहीं करता होगा। और एक बहन ने बताया कि अहमद की जो स्टडी टेबल होगी वो भी ऑर्गेनाइज होगी और परवेज़ की स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज नहीं होगी। ये भी कहा कि अहमद हर काम में सुस्ती करता होगा, और कहा कि जो अहमद हर काम को अपने वक्त पर करता होगा, परवेज हर काम में सुस्ती करता होगा, ये भी लिखा। इसके साथ बहुत सारी बातें आप जोड़ सकते हैं। खुलासा ये होगा कि अहमद एक कामयाब शख्सियत है और परवेज एक माशरे की नाकाम शख्सियत है। यानी वो बंदा जो वक्त का पाबंद नहीं है, तो उसको झूठ भी बोलना पड़ेगा, उसको वादा खिलाफी भी करनी पड़ेगी, उसको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ेगा, उसको हर जगह पर नाकामी का सामना भी करना पड़ेगा, और उसको लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी। और वो जिंदगी में जो भी टास्क, जो भी अहदाफ वो लेगा, अपनी सुस्ती की वजह से, क्योंकि वक्त का पाबंद नहीं है, अपनी सुस्ती की वजह से कोई भी टास्क, कोई भी हदफ उसको कंप्लीट नहीं कर सकेगा। और उसके मुकाबले में जो अहमद है वो सोसाइटी का, माशरे का एक कामयाब शख्स होगा। टाइम मैनेजमेंट की एक सादा सी तारीफ स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, कि जिसके जरिए से अगर आप इसको देखें कि टाइम मैनेजमेंट की ये तारीफ है। वैसे आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी जो है डेफिनेशन मिल जाएंगी, तारीफात मिल जाएंगी, लेकिन एक सादा सी तारीफ हमने ये लिखी हुई है जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कि टाइम मैनेजमेंट है क्या चीज़। कि टाइम मैनेजमेंट द स्किल ऑफ इफेक्टिवली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हाउ यू यूज योर टाइम टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एंड टास्क। कि तंजीम वक्त यानी अपने वक्त को मुनज़्ज़म करना एक ऐसी महारत है, एक ऐसा हुनर है जिसके जरिए आप मौसर तरीके से अपने वक्त को मुनज़्ज़म करते हैं कि आपको अपना वक्त कैसे गुजारना है, आपको किस वक्त सोना है, किस वक्त जागना है, किस वक्त अपने ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस कब आना है, ताकि मखसूस अहदाफ और कामों को हासिल किया जा सके। जिसके जरिए से आपने जो अहदाफ, अपने टारगेट ज़िंदगी में तय किए हुए हैं, ताकि आप उनको हासिल कर लें। ये है टाइम मैनेजमेंट की एक सादा सी तारीफ, जिसको समझकर आज हम अपना लेक्चर जो है मौसर भी बना सकते हैं। अब दुनिया का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा मौजू नहीं होगा जिसको शरीयत ने, इस्लाम ने बयान ना किया हो। चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, चाहे वो दीनी एतबार से हो, चाहे वो समाजी एतबार से हो, चाहे वो कारोबारी एतबार से हो, हर मौजू को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान किया अपनी शरीयत में। कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कान और आंख और दिल, उनमें से हर एक के बारे में पूछा जाने वाला। यानी यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बता रहे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आंख के बारे में और कान के बारे में, यानी कि आपने कानों से सुना क्या है। इस वक्त तो मोबाइल सबके पास है, हैंड फ्री लगाते हैं, अपने कान से क्या सुन रहे हैं, किसी की बातें आप कान लगाकर सुनते हैं,
या आप कॉन्शियस होकर शऊर के साथ किसी की बातें सुनते हैं, अपनी आंखों से देखते क्या हैं, अपनी आंखों को इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ये जो दो नेमतें हैं, कान और आंख की, इनके बारे में पूछेंगे। और दिल और दिमाग, जिनसे इंसान सोचता है और समझता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक के बारे में पूछा जाने वाला है। यानी आपका दिल और जो दिमाग है, उसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोचने पर और समझने पर कोई बैरियर्स नहीं लगाया, कोई पैरा नहीं बिठाया कि मैं अगर फारिग बैठा हूँ तो मैं सोचता रहूँ गलत, यानी अपने वक्त का इस्तेमाल में गलत कर रहा हूँ कि मेरे रिश्तेदार हैं मैं उनके साथ ऐसे कर दूँ, मेरे दोस्त हैं मैं उनके साथ ऐसे कर दूँ, मेरे कलीग्स हैं मेरे साथ जो पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, मैं उनके बारे में ये सोचूं, जो मेरी प्रिंसिपल हैं, जो मेरे मैडम हैं, या जो भी मेरे ऑनर हैं, उनके बारे में गलत सोचूं। नहीं, शरीयत ने इस पर पैरा बिठाया कि आप ऐसा कर नहीं सकते। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन पूछेंगे कि आपने कानों को कहाँ इस्तेमाल किया, आपने अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे किया, और आपने अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया है। क़यामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरीके से एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनके हवाले से खसारे में हैं। यानी अक्सर लोग, इंसानों की मेजॉरिटी, जो अक्सरियत है, वो इसके हवाले से नुकसान में है, उसका इस्तेमाल सही नहीं करती, उसका इस्तेमाल गलत करती है। अब वो दो नेमतें कौन सी हैं? एक सेहत है और फरागत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर सेहत जैसी नेमत अता की हुई है, एक इंसान, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीमार नहीं रखा, अल्लाह ताला ने उसको माजूर नहीं बनाया है, और अल्लाह ताला ने उसको सेहत अता की है, तो उसका वो इस्तेमाल कैसे कर रहा है? यानी जो सेहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अता की है, क्या अपनी सेहत का सही इस्तेमाल कर रहा है? क्या अपनी सेहत को वो कोई पॉजिटिव कामों में इस्तेमाल कर रहा है? क्या अपनी सेहत का सही इस्तेमाल करके वो कोई ऐसा काम कर रहा है कि जिसकी वजह से मुल्क को और मिल्लत को फायदा पहुंचे? कोई ऐसा काम वो कर रहा है? यानी सेहत अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को सेहत अता की है, लेकिन उनकी सेहत किस काम की है? उनकी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही सेहत, यानी वक्त ऐसे गुजार रहे हैं। और फारिग वक्त, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरागत दे दे, अगर फारिग वक्त दे दे, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बहुत मसरूफ हो जाता है, यानी दिन और रात उसके इतनी मसरूफियत में गुजरते हैं, तो उसको फारिग वक्त मिलता ही नहीं। उससे जब भी कोई काम बोलो, उससे जब भी कोई वादा लो, वो वादा पूरा नहीं करता, अपना कोई काम नहीं करता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर फारिग वक्त दिया है, मिसाल के तौर पर आज का सेशन है, मैं समझता हूँ कि हमने अगर इसकी रजिस्ट्रेशन को अगर ओपन किया, तो अगर 300 लोग आ गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि 5000 लोगों ने अगर देखा होगा इसका लिंक, और वो फारिग भी है इस वक्त में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कोई स्किल सीख लें। उन्होंने अपने फारिग वक्त का सही इस्तेमाल ही नहीं किया कि अपने इस फरागत को, अपने फारिग वक्त को, अपने फ्री टाइम को कोई ऐसा स्किल सीख लेते कि यार शायद ये जो आज का टॉपिक है ये मेरे काम का हो, मैं इसको सीख लूँ। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, इसको छोड़ देते हैं, उन्होंने इसमें सुस्ती इख्तियार की। तो फारिग वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बड़ी नेमत है कि घर की खवातीन हैं वो कामकाज से फारिग होती हैं, मर्द हैं वो फारिग होते हैं, टीचर्स हैं अगर 1:30 2 बजे वो फारिग होकर आ जाते हैं, तो अपने स्किल को कैसे बढ़ाएंगे? अल्लाह ताला ने फारिग वक्त दिया है। अगर किसी शख्स को अल्लाह ने इतना मसरूफ कर दिया है कि उसके पास फारिग वक्त ही नहीं है, ना वो किसी की दावत पे जाता है, ना वो किसी से मुलाकात करता है, ना वो कोई स्किल सीखता है, तो ये भी देखे ना, एक नेमत से अल्लाह ताला ने उसको महरूम किया है कि उसके पास फारिग वक्त ही नहीं है। तो ये जो फारिग वक्त है, फरागत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत तो है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस फारिग वक्त का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। खुसूसन स्पेशली पाकिस्तान में तो लोगों की हालत वही है जो अंग्रेजी में कहा जाता है लुक बिजी डू नथिंग, के नजर तो आपको बहुत मसरूफ आएंगे, लेकिन डू नथिंग करते कुछ नहीं होंगे। इसको उर्दू में इस तरह कहा जाता है कि लम्हे की फुर्सत नहीं और टके की आमदन नहीं। यानी आगे से फारिग वक्त जब आप कोई काम बोले तो आपको कहेगा क्या मैं आपको फारिग नजर आता हूँ, और वो इतना फारिग है कि पूरे महीने में 1 रुपया भी नहीं कमाता। आप अंदाजा लगाइए। अब एक इबारत आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक सादा सी इबारत है कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, अगर आप उसको हासिल करने की मंसूबा बंदी नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको हासिल ना करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। वैसे तो इस पर एक एक्टिविटी हम करवा सकते हैं कि ये जो इबारत लिखी हुई है, कि इस इबारत के हवाले से आपने क्या समझा है और आप बताएं, लेकिन एक सादा सी इबारत है। मैं समझता हूँ सारे तकरीबन मेच्योर लोग हैं, समझदार हैं, कि इबारत ये बता रही है कि आपने एक चीज़ हासिल करनी है और आपका एक टारगेट है कि मुझे उसको हासिल करना है। अच्छा, आपने सोचा हुआ है और पिछले 5 सालों से आपने इस पर सोचा हुआ है कि मुझे टारगेट हासिल करना है, लेकिन अगर आपने उसको हासिल करने की कोई मनसूबाबंदी नहीं की, आपने एक कदम भी नहीं उठाया, तो फिर आप बताएं कि आपने उसके लिए क्या किया है। मतलब कि अगर आपने जो चीज़ हासिल करनी है, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, कम से कम उसको हासिल करने की मनसूबाबंदी तो करेंगे। मिसाल के तौर पर
आपका टारगेट है कि मुझे साल में 10 किताबें पढ़नी है, ये आपने सोचा हुआ है, तो साल में 10 किताबें पढ़ने का मतलब ये है आपको हर महीने एक किताब तो पढ़नी होगी। लेकिन मई का महीना गुजरने वाला है, यानी 5 महीने खत्म होने वाले हैं, और आपने जनवरी में अपना टारगेट तय किया था कि मुझे साल में 10 किताबें पढ़नी है, और मई के महीने के खत्म होने तक, यानी वो करीब करीब खत्म होने के करीब है, और आपने अभी तक एक किताब भी अभी शुरू भी नहीं की है, पढ़ना शुरू भी नहीं की, तो आप मुझे बताएं इसका मतलब आपने जो टारगेट अपना रखा है, हदफ जो अपने तय किया है, आप उसको हासिल ना करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो जब इंसान कोई टारगेट सोचता है कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए 3 P's का एक उसूल है। 3 P's का करना क्या होता है? तो पहला P ये बताता है कि प्लानिंग करनी है, मनसूबाबंदी। यानी आप अपने कामों को तय करें, लिखें कि मेरे ये काम है, मुझे 2025 में ये काम करने हैं, मुझे मई के महीने में ये काम करना है, मुझे मई के आखिरी हफ्ते में ये काम करना है, मुझे जून के पहले हफ्ते में ये काम करना है, मैं टीचर हूँ, मेरी छुट्टियां होने वाली हैं, तो छुट्टियों के 2 महीने में मुझे ये काम करना है। जब तक अपने कामों को प्लान नहीं करेंगे, अपने कामों को तहरीर नहीं करेंगे, नोट टेकिंग नहीं करेंगे, जिस तरह ये लेक्चर है उसकी बातों को अगर आप नोट टेकिंग नहीं करेंगे तो आपको 2 दिन के बाद पता भी नहीं होगा कि हमने कौन सा लेक्चर लिया। तो आपके काम प्लान हो, लिखे हुए हो, तहरीर में हो कि मुझे ये काम जून के महीने में या जून जुलाई की छुट्टियों में मुझे ये काम करने हैं, एक टीचर की हैसियत से मुझे ये स्किल अपने पढ़ाने हैं, वो काम आपने, आपकी प्लानिंग है। लेकिन सिर्फ प्लानिंग से कोई काम नहीं होगा। दूसरा पी हमें बताता है प्रायोरिटाइजिंग। वो क्या है कि जो काम आपने तहरीर किए हैं उनकी आप कुछ तरजीहात तय करें। मिसाल के तौर पर आपने 10 काम तय किए हैं, तो 10 कामों में आप देखें कि कौन से ऐसे काम हैं जून जुलाई में जो मुझे लाजमी करने हैं। वो 3 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, और बाकी काम कुछ ऐसे हैं जो आपने छुट्टियों के बाद भी कर सकते हैं आप, यानी अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में किए जा सकते हैं। तो आप अपने उन कामों की तरजीह तय करें कि ये 2 महीने में मेरे 3 काम है, ये मुझे करने हैं। अब वो जो आपने 3 काम तय कर लिए 10 कामों में से कि ये जून जुलाई में लाजमी करने हैं, अगर जून जुलाई में मैं ये नहीं कर सका, अगर जून जुलाई के महीने में ये मैं नहीं कर सकी, तो अगस्त में मैं नहीं कर सकूंगी, मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो आपने उनको मार्किंग की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 10 कामों में से ये 3 काम मैंने तय किए कि मुझे जून जुलाई में करने हैं। अब भी ये काम आपका नहीं होगा जब तक कि तीसरा पी नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, और वो है परफॉर्मिंग। इसका मतलब क्या है? एक्शन, यानी अमल में लाना। तो बहुत सारे लोग हैं वो अपने मोबाइल में बहुत सारे कामों को नोट करते हैं। अच्छा, जेब में भी उनके पास एक कागज होता है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, एक काम पिछले 3 माह से उन्होंने लिखा हुआ है, जबकि वो काम आधे घंटे में हो जाना चाहिए था, कि मुझे ये काम करना है, मुझे एक सूट खरीदना है, मुझे दर्जी से अपना सूट उठाना है, मुझे घर का एक सेवर खराब है उसको तब्दील करना है। बहुत सारे ऐसे काम छोटे छोटे जिनमें वक्त भी नहीं लगता और जिनमें पैसे भी इतने दरकार नहीं होते, लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से परफॉर्म नहीं किया, तो वो काम जो आपने 3 महीने पहले लिखा था, 90 दिन हो गए, वो काम आपका मौजूद है। आप अंदाजा लगाइए कि तबीयत में हमारी इतनी सुस्ती है, इतनी सुस्ती है कि बहुत सारे काम जो हम फोन पर कर सकते हैं, हमने मोबाइल उठाया क्योंकि वो काम हमारा नहीं है, किसी और का है, हमने किसी बंदे को फोन किया कि भाई ये काम करना है, हत्ता कि हम फोन भी नहीं कर रहे हैं। अंदाजा लगे तबीयत में इतनी सुस्ती। कैसर अब्बास साहब पाकिस्तान के बहुत मशहूर राइटर हैं, आपने नाम शायद सुना होगा कैसर अब्बास साहब का। उनकी 2-3 मशहूर किताबों के नाम मैं आपको बताता हूँ, आपको कभी वक्त मिले तो आपको जरूर पढ़िएगा। एक किताब है उनकी, शाबाश तुम कर सकते हो, बड़ी मशहूर किताब है, शाबाश तुम कर सकते हो। एक दूसरी उनकी किताब है सर उठा के जियो। एक और उनकी किताब है टिक टिक डॉलर। तो ये 2-3 किताबें मैंने आपके सामने उनका नाम रखा है, आप उनको पढ़िएगा। तो कैसर अब्बास साहब एक मरतबा पीसी होटल लाहौर में एक लेक्चर दे रहे थे, एक सेशन था उनका। जब उन्होंने अपना सेशन कंप्लीट किया तो आखिर में कुछ सवाल जवाब हुए, तो ऑडियंस में से एक शख्स ने कहा कि सर आज आपका लेक्चर सुनने के बाद मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं अपना MBA कंप्लीट करूं, जो कि मैंने इनकम्प्लीट किया था, छोड़ दिया था मैंने दरमियान में। तो लेकिन मैं क्या करूं, आज का आपका लेक्चर सुना है, अगर आज मैं MBA में दाखिला लेता हूं और 2 साल के बाद जब मैं अपना MBA कंप्लीट करूंगा तो मेरी उम्र 43 ईयर्स हो जाएगी, 43 साल हो जाएगी मेरी उम्र। तो बताइए कि मैं क्या करूं। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस सवाल के जवाब में, कि जब वो बंदा ये कह रहा है कि मेरी उम्र इस वक्त 41 साल है, 41 ईयर्स है, आपका लेक्चर सुनने के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने MBA में दाखिला लूँ, तो मेरी उम्र तो 2 साल के बाद 43 ईयर्स हो जाएगी। यानी वो ये सोच रहा है कि 2 साल के बाद लोग मुझे ये कहेंगे कि अच्छा 43 ईयर्स में जाकर आपने अपना MBA कंप्लीट किया है, लोग ये कहेंगे। तो लोगों की बातें तो होंगी, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके ख्याल में जब ये सवाल पूछा जाए, जब किसी से ये सवाल पूछा जाए कि सर आपका लेक्चर सुनने के बाद मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं अपना MBA कंप्लीट करूं, लेकिन क्या करूं, 2 साल के बाद मेरी उम्र 43 ईयर्स हो जाएगी, आपके ख्याल में कैसर अब्बास साहब ने क्या जवाब दिया होगा? ऑडियंस से मैं सवाल कर रहा हूँ।
तो जिसको इसका जवाब आ रहा हो अपना हैंड रेज करें। नबी साहब बताना चाह रही हैं? जी सर। सर, पहली बात तो जो पढ़ने या सीखने की उम्र नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर वो बंदा नहीं करेगा तो ज्यादा रिग्रेट रिग्रेट करेगा। अगर ये डिग्री एमबीए की उसने कंप्लीट कर ली तो समहाउ उसको एक सेटिस्फेक्शन जरूर होगी कि मैंने चलो कोई आधी छोड़ी हुई चीज कंप्लीट तो कर ली ना। ठीक, माशाल्लाह, बस। जज़ाकल्लाह। इस तरह आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा है कि सर, क्योंकि वक्त तो हर हाल में गुजर जाता है। अलबत्ता अगर डिग्री कंप्लीट होगी तो बाद में कोई ये नहीं पूछेगा आपने कब कंप्लीट की, अलबत्ता उसकी कंप्लीशन उसके साथ होगी। व्हाट ही हैज डन, व्हाट ही हैव इन द नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर। माशाल्लाह। नबील गनी आप बताइए। अच्छा, चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मिस नायाब ने अ, एक एक और है ऑडियंस में, वो बताना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियन आप बताइए। जी सर, देखिए जब ये अपना काम मुकम्मल करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि वो जो लोगों का डर है ना, वो नहीं रखना चाहिए ना बंदे को, कि लोगों का काम बातें करना, तो वो तो करते रहते हैं। बस ये होगा कि वक्त जैसे गुजर जाता है लेकिन कोई अच्छा काम तो किया हमने, कंप्लीट काम तो किया। ये एक खुशी रहेगी हमें कि जिंदगी में कोई अच्छा काम जो है, कोई कंप्लीट काम हमने कर लिया जो हमारे जिम्मे था या हमें करना था, तो उसको हमने मुकम्मल किया। बाकी ये कि लोगों का काम है बातें करना, थैंक तो यू, लोगों थैंक की यू। बातों पे अगर हम चलते हैं तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक। ऑडियंस की तरफ से 3 जवाब आए और तीनों जवाब मिलते जुलते हैं। ये कहा गया कि इल्म हासिल करने की तो कोई उम्र नहीं होती है, कोई कैद नहीं है कि इल्म हासिल कर लेना चाहिए। और ये कहा गया कि लोगों का काम तो बातें करना है, लोग तो बातें करेंगे, बिल्कुल सही है। और मिस नयाब ने भी जो जवाब दिया था वो स्पेसिफिक के बहुत करीब करीब था कि उम्र तो वैसे भी उनकी गुजर जाएगी। तो कैसर अब्बास साहब ने उनको जो जवाब दिया, ऑडियंस में से जो सवाल किया कि अगर मैं, उसने कहा कि अगर मैं अपना एमबीए अब दाखिला लूँ और कंप्लीट करूँ तो 2 साल के बाद मेरी उम्र 43 ईयर्स हो जाएगी। तो कैसर अब्बास साहब ने एक बड़ा शानदार जवाब दिया, अगर आप एमबीए में दाखिला नहीं भी लेंगे तब भी 2 साल के बाद आप 43 ईयर्स के हो ही जाएंगे। तो क्यों ना आप एमबीए कंप्लीट करके हो जाएं, उम्र तो हमारी ऐसे ही गुजर रही है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि अगर आप बाजार से बर्फ खरीद कर ले आए 50 रुपए की, 100 रुपए की, आजकल गर्मी वैसे ज्यादा है, हम बर्फ खरीद कर ले आए लेकिन बर्फ का इस्तेमाल ना करें, उसको लाकर हमने रख दिया है, तो क्या ख्याल है, ना आप उसका ठंडा पानी बना रहे हैं, ना आप उसकी लस्सी बना रहे हैं, ना गर्मी में फालसे का कुछ शरबत बना रहे हैं, ना उसको किसी और इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो बर्फ तो अपनी जगह पिघल ही जाएगी। घंटे 2 घंटे के बाद बर्फ को तो पिघल ही जाना है। तो बेहतर नहीं है कि आप उसका कोई अच्छा शरबत बना लें, पानी को ठंडा कर लें, उसको इस्तेमाल में ले आए। बिल्कुल उसी तरीके से उस भाई को जवाब दिया गया कि अगर आप अपनी लाइफ को 2 साल ऐसे ही छोड़ देंगे फिर भी आप 43 ईयर्स के हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि अगर आप एमबीए कंप्लीट करके हो जाएंगे तो फायदा हो जाएगा। अब स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि हमारी जो जिंदगी है हम उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ये क्यू फॉर क्वाड्रेंट है, यानी हमारी जिंदगी के 4 हिस्से अगर हम कर लें, हम अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे होते हैं। तो पहला क्यू हमें बता रहा है कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। यहाँ हमारी जो लाइफ है उसमें हमारे वो काम है जो इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, यानी वो काम जो अहम हैं, जरूरी भी हैं, और अर्जेंट जो हमें फौरी और जल्दी भी करने हैं। अच्छा, ऐसे जो काम हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो और हमारे लिए उन कामों को करने के लिए वक्त भी बहुत थोड़ा हो, तो उसमें मसला क्या होता है, जिस तरह फायर फाइटिंग होती है, जिस तरह आग बुझाई जाती है, इस तरह बहुत जल्दी में वो काम करना होता है, लेकिन क्या होगा, हाई स्ट्रेस और लो क्वालिटी। उस काम में निखार नहीं आता, उस काम में खूबसूरती नहीं होती जो बहुत थोड़े वक्त में किया जाए और बहुत उसको हम अर्जेंट बना लें। मिसाल के तौर पर ये लेक्चर है, 3 4 दिन से जो है ना इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है,
अगर कोई 5:30 बजे ही कोई शख्स आकर कहे कि बस मैं अभी शामिल होना चाहता हूँ जल्दी जल्दी, और यहाँ से उसको मना कर दिया जाए, तो लोग कहेंगे भाई 3 दिन से चल रही थी। एक उसका फ्रेंड उसको बताया, भाई आपको मैंने परसों में बताया था, आप कह रहे थे कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, अब आप होना चाह रहे हैं शामिल, उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये नुकसान हो गया ना। मिसाल के तौर पर बिजली का बिल है 4 दिन पहले का आया हुआ है, और आज आखिरी तारीख है, तो आज आखिरी तारीख में आपके पास पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, तो आप किसी से उधार मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्म जमा करवाया जाता है, उसके लिए भी तारीख तय होती है, आखिरी तारीख को इस तरह स्कूल की फीस जमा करवाई जाती है, उसको भी आप देख लें। अच्छा, टीचर दें लेसन प्लानिंग करते हैं, तो आप देखिए कि अगर बिल्कुल स्कूल आने का जो टाइम हो, जो कॉलेज पहुंचने का टाइम हो, उससे थोड़ी देर पहले जब वो लेसन प्लानिंग करते हैं, आपके ख्याल में वो लेसन प्लानिंग इफेक्टिव होती है? वो इतनी मौसर होती है? कभी भी नहीं होती इतनी मौसर हो। उसमें जल्दी जल्दी वो काम कर रहे होते हैं, हत्ता कि वो बच्चों का नुकसान होता है। क्यों? क्यों? हमने बहुत जल्दबाजी में काम करना है। 1:30 बजे आपकी छुट्टी हो चुकी है, 2 बजे आप घर आ चुके हैं, 2 बजे से लेकर रात को सोने तक आपके पास टाइम था। आप अच्छा लेसन प्लान बना लेते, सुबह आप जल्दी उठ जाते, अच्छा लेसन प्लान बना लेते। फिर क्या होता है, ऐसा लेसन प्लान प्रिंसिपल उसको कबूल नहीं करता, और हमारा दिल भी मुतमईन नहीं होता, ये काम हमने अच्छा नहीं किया। यानी वो काम जो हमारे इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको अर्जेंट अपनी सुस्ती की वजह से बनाते हैं। वो अर्जेंट होते नहीं है, लेकिन हम सुस्ती कर करके, लेजीनेस कर करके हम अपने कामों को इतना डिले कर देते हैं कि वो काम हमारे हो जाते हैं अर्जेंट। अर्जेंट। आजकल आप देखें ना, बिजली का कितना बहरान है। अगर आपको किसी शादी वलीमे पर जाना हो, और आप कहें कि मैं अपने कपड़े रात को इस्त्री कर लूंगा या कर लूंगी, तो आपको बिजली का को पता तो नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। भले बिजली का जाने का शेड्यूल हो कि 10 बजे बिजली जाती है, और 2 दिन पहले मेरे साथ भी हुआ है, तो 9 बजे आप अपने कपड़े इस्त्री करने लगे, और उसके बाद पता चले कि जो है लाइट चली गई है, तो आप कोसते रहे वापडा वालों को, कि इलेक्ट्रिक वालों को, आप कहते रहे कुछ, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और लेकिन बिजली नहीं आएगी। अब आपके कपड़े इस्त्री नहीं है, आपको जाना भी था लाजमी, अब क्या होगा? लेकिन आपको पता है कि शादी का कार्ड मेरे पास 1 हफ्ते पहले आ चुका है, और आपको शिरकत भी लाजमी करनी थी उस प्रोग्राम में, तो आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, खुसूसन वो काम जो बिजली के साथ ताल्लुक रखते हैं, और आपको पता है कि हमारे मुल्क का जो ना माहौल कैसा है, बिजली किसी वक्त भी जा सकती है, शेड्यूल से हटकर भी जा सकती है, तो उसका नुकसान क्या होता है? हाई स्ट्रेस। उसमें स्ट्रेस, दबाव हम बहुत ज्यादा लेते हैं, और उस काम की क्वालिटी हमारी बहुत खराब हो जाती है। दूसरे नंबर पर हमारा जो क्यों हमारी जिंदगी का है, वो है कि इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। हमारे वो काम जो इम्पोर्टेंट तो हो, लेकिन वो अर्जेंट ना हो। मिसाल के तौर पर जो मैंने Q1 आपको बयान किया है ना, Q1 हमारी जिंदगी का हिस्सा, ये Q2 इसके जस्ट अपोजिट है। यानी हमारी जिंदगी का वो हिस्सा जो Q2 में है, यानी हमारे काम आम है, लेकिन हम उनको अर्जेंट बनने नहीं देते, अपने कामों को हम पहले कर लेते हैं। उसमें क्या होता है? क्वालिटी टाइम, नो स्ट्रेस, हमारा स्ट्रेस बहुत कम होता है, और क्वालिटी बहुत हाई हो जाती है। जितनी मिसालें मैंने पहले दी हैं, आप अपने बिजली का बिल टाइम पर जमा करा लेते हैं, आप अपने स्कूल की फीस टाइम पर जमा करा लेते हैं, आप आपका इम्तिहानी फॉर्म है, आप उसको फॉर्म पर वक्त पर जमा करा लेते हैं, आप अपना लेसन प्लान है वो अपने टाइम पर कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है? उसमें क्वालिटी अच्छी होती है। आप खुद भी मुतमईन होते हैं कि आज मेरा जो लेसन प्लान बनाया है, मैंने बहुत अच्छा बनाया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपका स्कूल से लेकर और घर तक का जो सफर है, आप पैदल आते हैं या बाइक पर आते हैं, जैसे भी, अगर वो 10 मिनट का सफर है, और आप निकलते ही उस वक्त जब 10 मिनट रह जाए, तो मुमकिन है रास्ते में आपको कैसे रुकावट पेश आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जिसमें आप 1 मिनट भी लेट हो जाए, तो आप ताखिर से पहुंचेंगे। तो क्यों ना, आपका 10 मिनट का सफर है, आप 12 मिनट पहले निकलें, आप 13 मिनट पहले निकलें। अगर आपका 5 मिनट का सफर है, तो आप 7 मिनट पहले निकलें, आराम से आए, स्टाफ रूम में बैठे, अपना रेसिप्ट प्लान चेक कराएं, मुतमईन हो जाए कि मैं 2 मिनट पहले आ गया हूँ। तो इसमें क्या होता है कि वो काम आपके जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अर्जेंट नहीं बनते, और आप उनको अर्जेंट बनने भी नहीं देते, कि आपकी एक तरतीब है जिंदगी के अंदर कि आप अपने सारे कामों को पहले से करके रखते हैं, और इस वजह से आपकी एक शोहरत भी बन गई है, यार ये बंदा कभी लेट नहीं होता, ये ताखिर। क्योंकि हमारी इस सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, जब भी कोई प्रोग्राम पर जाना हो तो वो बंदा देर से आएगा, अब उसका इंतजार कर रहे हैं, सारे बैठे हैं गाड़ी में, क्योंकि उसकी एक शोहरत बन चुकी है कि वो देर से आता है। अच्छा, किसी जगह पहुंचना हो तो वो देर से पहुंच रहा होता है, सब उसका इंतजार कर रहे हैं, सारे उसके लिए परेशान है। तो आप मुझे बताइए, अच्छी शोहरत तो नहीं है? सऊदी अरब में एक पढ़ाते थे आलिम दीन यूनिवर्सिटी में, उनकी एक बात मशहूर थी कि जिस वक्त वो क्लास लेने के लिए आते थे, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, डॉक्टर फजल इलाई उनका नाम, जब वो क्लास लेने के लिए आया करते थे, तो उनके स्टूडेंट, उनके तलबा कहते हैं कि जब वो क्लास में दाखिल होते थे, हम अपनी घड़ी में अपना टाइम सेट कर लिया करते थे, कि अगर 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे क्लास में दाखिल हो रहे हैं। अगर हमारी घड़ी में 7:55 हो रहे हैं, या हमारी घड़ी 8:02 या 3 मिनट बजा रही है, वो कहते हैं हमारी घड़ी गलत है, लेकिन हमारा उस्ताद कभी जो है ना वो टाइम से लेट नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा लगाइए कैसी शोहरत है एक टीचर की,
कुछ के शागिर्द उसके लिए ये कह रहे हैं कि हमारा उस्ताद कभी ताखीर से आता ही नहीं, कितनी बड़ी बात है। तो ये जो Q2 है हमारी जिंदगी का, उसको हमने, इसको आपने नोट टेकिंग लाजमी करनी है, क्योंकि अगली स्लाइड पर मुझे आपसे ना कुछ एक्टिविटी करवानी है, तो ये आपने नोट जरूर करना है। अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा Q3 है, इसमें लिखा हुआ है नॉट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट। अच्छा, ये बात हम अचानक देखते हैं कि हमारे समझ में भी नहीं आ रही, काम अहम भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फौरी हमें करना है। और नीचे लिखा हुआ है डिस्ट्रैक्शन, यानी इसका मतलब है कि इंतशार पैदा करना, यानी जो प्लान काम है उनके अंदर इंतशार हो जाए, वो काम हमारे हो ना पाए या उसमें वो खराबी पैदा हो जाए। ये वो काम है हमारी ज़िंदगी में जो प्लान नहीं होते लेकिन अचानक हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं, क्योंकि हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि हमारी ज़िंदगी की तरतीब है, उस तरह चलेंगे, इस टाइम उठेंगे, इस टाइम जा रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। हम इंसान हैं, हमारे जज्बात हैं, तो इन जज्बात की वजह से हमें कुछ लोगों का ख्याल भी करना होता है। लेकिन ये Q3 हमारी जिंदगी का बहुत थोड़ा हिस्सा है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा हिस्सा है। मिसाल के तौर पर मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ और अचानक लेक्चर देने के दौरान ही कोई बंदा मेरे पास आ जाता है अचानक कि आपसे जरूरी बात करनी है, ठीक है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट कि आज का सेशन है, लेकिन उसने मुझे इतना आकर अर्जेंट कर दिया कि मेरी तबीयत उस तरफ चली गई, उस तरफ देखने लगा, मेरी तवज्जो हट गई, डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं, यानी मुंतशिर हो गया मेरा दिमाग। बिल्कुल इसी तरीके से अचानक आपका कोई काम प्लान हो लेकिन आपके घर में और बेल बजे, दरवाजा कोई खटखटाए तो सामने मेहमान खड़े हो तो आप परेशान हो जाए, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये वो काम होते हैं जो हमारी जिंदगी में, लेकिन ये कभी कभार है, ये बहुत थोड़ा हिस्सा है, ठीक है, और हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है लेकिन बहुत थोड़ा है। हमारी जिंदगी का जो चौथा हिस्सा है, लिखा हुआ तो है नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट। लिखा क्या है? नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, टाइम वेस्टिंग और लाइफ वेस्टिंग। लेकिन बड़ी मादरत के साथ ऑडियंस से मैं मुखातिब हूँ, मुझे नहीं पता कि ऑडियंस मेच्योर किस्म के, आपसे मैं पहले मादरत कर रहा हूँ कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन कामों में गुजर रहा है तो हमारे टाइम को और हमारी लाइफ को वेस्ट कर रहा है। खुसूसन जो हमारा मोबाइल है, जिस मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम भी है, हमारे पास फेसबुक भी है, हमारे पास व्हाट्सएप भी है, और हमारे पास दीगर चीज़ें भी हैं, और हम हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं, हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि मैं हर वक्त ऑनलाइन हूँ, आप मुझसे जब भी रब्ता करना चाहेंगे तो मैं मौजूद हूँ। तो भाई आपने क्यों लोगों को बताया कि मैं हर वक्त ऑनलाइन हूँ? रात को 2 बजे भी अगर आपको फ़ोन कर ले तो आप कहते हैं हाँ भाई मैं हाजिर हूँ। भाई ऐसा नहीं है, वो आपके आराम का वक्त है, आप अपना डेटा बंद क्यों नहीं करते थे? दिन में कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जब आप अपना डेटा बंद करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको सुकून हो जाइए, थोड़ा आप मुताला करते हैं, अपने डेटा बंद करते हैं, अपने मोबाइल को दूर कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा है, नमाज पढ़ते ही वो जेब से मोबाइल निकालते हैं और फौरन जो है ना अपना मोबाइल निकाल कर देखते हैं, चैटिंग करते हैं। ये कौन सा तरीका है? अब आप देखें कि कोई बंदा फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है 4 घंटे 5 घंटे, अगर कोई उससे पूछे 4-5 घंटों में आपने क्या हासिल किया, यकीन करें मैं समझता हूँ वो एक चीज भी नहीं बताएगा कि मैंने हासिल की। लेकिन मैं कहता हूँ आप दुनिया की कोई किताब पढ़िए 5 घंटे, तो इतनी नोट टेकिंग आप कर लेंगे, आप बताएंगे इस किताब ने मुझे इतना फायदा दिया, क्योंकि किताबों में हमेशा अच्छी बातें होती है। और किताब का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि किताब जो है ना एक वन वे ट्रैफिक है, यानी किताब खुद बता रही होती है, आप आपकी नहीं सुनती। आप किताब को नहीं बता सकते, किताब एक ऐसी चीज है जो आपको ही बताएगी, तो आप मेरी सुने बस, मैं आपकी नहीं सुनूंगी। जब किताब हमें सुना रही होती है, जब किताब हमें बता रही होती है, तो मैं समझता हूँ कभी कभार तो एक सफे में भी 10-10 बातें हमें ऐसी मिल जाती है जो हमारी जिंदगी के लिए कीमती होती है। तो ये जो चौथा क्यू है हमारी जिंदगी का, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं करना, टाइम वेस्ट कर रहा है, लाइफ वेस्ट कर रहा है, उसको भी हर बंदा जो आज ऑडियंस में जो लोग मौजूद हैं वो देखे कि मेरे साथ कैसा ऐसा मामला है कि मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है, टाइम वेस्टिंग और लाइफ वेस्टिंग। इसको नोट करें कि कौन सा ऐसा वक्त है जिसको मैं गुजार रहा हूँ लेकिन वो मेरे वक्त को, मेरी जिंदगी को तबाह कर रहा है, मैं कुछ हासिल नहीं कर पा रहा। पिछले 2 सालों से मेरे सारे स्किल एक ही जगह पर रुके हुए हैं, या मैं होटलों पर जाकर, रोजाना मेरी आदत है मैं होटलों पर जाकर बैठता हूँ 2-2 बजे तक, या खवातीन हैं वो घरों में जागने का माहौल है 3-3 बजे तक उनके घरों में। खुद मैंने महसूस किया कि लोगों ने बताया कि सर हमारे घरों का माहौल ऐसा बना हुआ है कि 2-2 बजे तक ऐसा महसूस होता है जैसे दिन निकला हुआ हो और लोग जाग रहे होते हैं, तो एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। ये 4 क्यों है हमारी जिंदगी के। इन 4 क्यू में आपको ये तो पता चल गया होगा कि कौन सा क्यू है जिसमें हमारी जिंदगी अगर ज्यादा गुजरे तो हमारी जिंदगी बहुत मौसर और इफेक्टिव होगी। ये आपने नोट जरूर किया होगा। लेकिन एक अगली स्लाइड आ रही है, तो अगली स्लाइड पर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, लेकिन पहले आपने उन सारी बातों को पढ़ना है, फिर मैं सवाल करूंगा और आपने मुझे बताना है कि ये कौन से क्यू में हम इसको रखेंगे। नोट टेकिंग कर लें। 10 बातें इसमें लिखी हुई हैं,
मरीज की इयादत करना, नमाज जनाजा में शिरकत करना, बेमकसद बाजार में घूमना फिरना, जख्मी की मदद करना, ईद की खरीदारी करना, नमाज पढ़ना, इम्तिहान की तैयारी करना, अचानक मेहमानों की आमद होना, फिल्में देखना और गाने सुनना, दौरान मीटिंग फोन अटेंड करना। ये बातें लिखिए, आप इनको अच्छी तरह पढ़िए। तो फिर हम पार्टिसिपेंट से पूछते हैं एक चीज के बारे में आप मुझे बताइए। मैं फिर पूछूंगा कि जख्मी की मदद करना को आप कहाँ रखेंगे और ईद की खरीदारी करना को कहाँ रखेंगे। तो ये स्क्रीन पर ये चीज मौजूद है। तो अब मैं पूछना चाहूंगा, हैंड रेस करेंगे। ईद की खरीदारी करना आपके ख्याल में आप इसको कौन से क्यू में रखेंगे? ईद की खरीदारी करना। मंशा, आप बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने रखा है इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, सॉरी नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट में रखा है, बिकॉज सर ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो हो ही जाती है। अच्छा, आपने इसको यहाँ रखा है। जी। ईद की खरीदारी करना, देख लें फिर। हाँ 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 हाँ, ईद की खरीदारी। ईद की खरीदारी से मुराद हम लेडीज के तो आई थिंक शॉपिंग ही होती है, और तो कुछ होता नहीं है, तो उस हिसाब से हमारे मेरे हिसाब से तो नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट में आएगा। इम्पोर्टेंट तो है ये, ईद की खरीदारी करना इम्पोर्टेंट तो है, लाजमी है। ईद ईद की तो तैयारी करने का ठीक हुक्म है। है। जी जी। हाँ, अगर आप इसको गए ना अर्जेंट, हम इसको खुद बना लेते हैं चांद रात बाजार, चांद रात को बाजारों में घूम रहे हैं, तो ये हम गलत कर रहे हैं। जैसे ईद उल फितर हाँ आ हाँ, रही वो है, वैसे वेस्ट है। ईद उल फितर आ जी रही है, तो जी आप रमजान से पहले या रमजान के इब्तिदाई अय्याम में तैयारी कर सकते हैं ना। ईद उल जी जी, अजहा आ बिल्कुल रही कर है, तो इसकी सकते हैं तैयारी मतलब। अभी कर सकते हैं। तो इसको हम क्यों में जी रखेंगे? बिल्कुल। देन इम्पोर्टेंट है फिर लेकिन अर्जेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट होगी लेकिन इसको इम्पोर्टेंट है अर्जेंट बट नहीं अर्जेंट है बनाए। में नहीं आएगा, नॉट अर्जेंट मतलब क्वेश्चन सेकंड में रखा जाएगा। शाहिदा इजाज बताइए, शाहिदा इजाज। शाहिदा इजाज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, मैं आप मुझे बताइए कि ये इम्पोर्टेंट। मरीज की इयादत करना, जी। मरीज की मरीज इयादत करना, इसको आप कहाँ रखेंगे? इसको इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। Q2 में। जी जी, Q2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपका जवाब। थैंक अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है मिस नायाब से। आप बताइए, जख्मी की मदद करना को आप कहाँ रखेंगे? हाँ जी सर। जख्मी की मदद करना, इसको आप कौन से क्यू में रखेंगे? हाँ सर, ये डिस्ट्रैक्शन में आ जाएगा इस कि सेक्शन में आ जाए। अचानक, जी अचानक से आपको ये हो सकता है अर्जेंट तौर पे ना। अच्छा देखिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके ख्याल में। आपको पता है डिस्ट्रैक्शन में क्या था? नॉट लेकिन सर ये इम्पोर्टेंट। तो एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना, आपके ख्याल उसमें में इम्पोर्टेंट नॉट नहीं एक। इम्पोर्टेंट। मेरा एक सवाल है, आप जा रही हैं, आपके सामने एक एक्सीडेंट होता है, एक खातून जो है ना जी वो जख्मी है। अच्छा, वो बाइक वाला जी, उनको मार के भाग गया है। आपके ख्याल में इम्पोर्टेंट नहीं है उनकी मदद करना? इम्पोर्टेंट भी है लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी तो है ना। व्हेन हाँ, वी तो आर अगर गोइंग आप कह रहे हैं टू इंपॉर्टेंट भी है तो अर्जेंट भी है, तो आपके ख्याल में कौन से क्यू में दोनों चीजें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट? फायर फाइटिंग। Q1 लिखी हुई है, आप देखें, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। यानी इंपॉर्टेंट भी है जख्मी की मदद करना और अर्जेंट भी है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो गई और वो अगर खुदा ना खास्ता वो बंदा फौत हो गया, तो सारी जिंदगी ये ना एक कलक रहेगा कि भाई मैंने उसकी मदद नहीं की, मैं मदद कर सकती थी। अच्छा जी, हम्म। मुझे अनीस फातिमा आप बताइए कि फिल्में देखना और गाने सुनना, इसको कहाँ रखेंगे? अनीस फातिमा। सबा, सबा आप बताइए, फिल्में देखना और गाने सुनना। हेलो। हेलो, अब आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन? आई थिंक मेरे नजरिए में ये नॉट इम्पोर्टेंट। फिल्में देखना और गाने सुनना, नॉट इम्पोर्टेंट। कौन सा क्यों है ये? नॉट अर्जेंट, टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, दौरान मीटिंग फोन अटेंड करना, इसके बारे में हमें बताइए। तौकीर अहमद आप बताइए। बुनियादी तौर पे खर्च करते हैं। तौकीर अहमद हेलो। आप बताइए। अस्सलाम दौरान वालेकुम। मीटिंग, वालेकुम सलाम। अच्छा, दौरान मीटिंग में कॉल अटेंड करना है तो ये इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। कौन सा क्यों है ये सर?
Q2 Q2 जी सर इसको हमने Q3 में रखा था, और मैंने है ना थोड़ी देर पहले इसकी जी मिसाल भी दी थी कि अगर मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ आपसे और अचानक मेरी ठीक है कॉल आ जाती है कि बुलाने आ जाता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया, थोड़ी देर के लिए ना, इसको मैंने Q3 में रखा था क्योंकि ये कभी कभार हमारे साथ हो सकता है। ठीक है। सर। ये भी है कि अगर हम इम्पोर्टेंट तो होती है पर अर्जेंट तो नहीं होती, मतलब हाँ ये हम हो सकता उसके है कि जी जी, अच्छा इसमें एक बात है कि कोई कॉल ऐसी होती है जो आपकी उस वक्त की मीटिंग से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जी जी हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉल उस वक्त आपको लाजमी अटेंड करनी है, तो ये हो सकता है, बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, इम्तिहान ठीक की है। तैयारी करना, इस बारे में बताएं शाहिद अली। शाहिद अली, इम्तिहान की तैयारी करना। शाहिद अली आप बताइए। शाहिदा एजाज आप बताइए, इम्तिहान की तैयारी करना। जी इम्पोर्टेंट अस्सलाम वालेकुम, बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। इम्पोर्टेंट Q1 में इम्तिहान की तैयारी करना Q1 में रखेंगे उसको। जी अच्छा Q1 में क्या था आप बताइए जरा। urgent, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। जी तो इम्तिहान की डेट तो एक महीना पहले आ चुकी होती है, आपने इसको इम्पोर्टेंट भी बना लिया और अर्जेंट भी बनाया। अर्जेंट क्यों बनाया Q2 आपने? में, सॉरी Q2 में Q2 Q2 सही है, में सही बिल्कुल सही है। थैंक सही, बस मैं यही देखना चाह रहा था कि आपने इसको समझा या नहीं समझा इन चीजों को, क्या आप इनको समझते। अच्छा ये तो हमने 10 मिसालें दी है ना, जिंदगी के हर काम पर हम इसको लागू कर सकते हैं। तो ये हमने काम कैसे करना है, इसको कौन से क्यू में ले जाना है, ठीक है। अब देखना ये है कि हमारा Q4 जो था वो हमारा टाइम बेस्ड और लाइफ बेस्ड था। अगर हमारी जिंदगी इस लेक्चर से पहले बहुत सारी ऐसी गुजर रही थी कि हमारे बहुत सारे ऐसे काम जो Q4 में थे, तो हमने रिमूव करना है अपनी लाइफ से उसको। अगर मोबाइल इस्तेमाल करना है तो उसका भी एक टाइम रख लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर मुताला नहीं करती है, अगर रीडिंग नहीं करती है, बुक रीडिंग नहीं, उसको भी देख लें आप। कोई स्किल मजीद नहीं सीख रहे, मिसाल के तौर पर मैंने आज ये लेक्चर दिया है, मेरे लेक्चर के बाद ऑडियंस में से किसी के जहन में आए कि मैं भी कोई सा लेक्चर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो उसको चाहिए कि वो अपना एक लेक्चर का टॉपिक तय करे। उसके बाद इसके लिए सोचे कि मेरे को मैटर मवाद कहाँ से मिलेगा, कौन सी ऐसी किताब पढूं। फिर 1 महीने के बाद 2 महीने के, सारी जिंदगी एक बंदे को ऑडियंस नहीं रहना होता कि वो चेयर पे बैठा रहे। चेयर से लेकर डाइस तक का सफर भी उसको ये तय करना होता है कि अगले 6 महीने में, 1 साल के बाद, आज ये शख्स डाइस पर अगर लेक्चर दे रहा है तो 1 साल के बाद मुझे भी इसकी जगह पर होना है। और बहुत सारे लोगों ने जब ऐसा सोचा है तो उन्होंने किया भी है, और वो इस तरह आगे आए भी हैं। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने इसको बहुत अच्छा समझा। आगे चलते हैं। ये एक पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है नौजवान की। ये नौजवान जो है वो मेरा शागिर्द भी है, और जो आज इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। एम आपने सुना होगा, शुरू में सर अब्दुल वाहिद ने बताया, एम एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटरिंग इसका तारुफ करवाया है। जो उसके हेड है सर अब्दुल वाहिद, उनके छोटे भाई भी हैं, जो मेरे शागिर्द भी हैं, और नर्सरी से लेकर सेकेंड ईयर तक ये हमारे पास कॉलेज में पढ़ते रहे, क्योंकि मैं टीचिंग भी करता हूँ। तो इनसे जब एक मरतबा पूछा गया, क्योंकि इन्होंने हमेशा जब तक ये पढ़ते रहे, वो क्लास टेस्ट हो, वो मंथली टेस्ट हो, वो मिड टर्म हो, फाइनल टर्म हो, कोई भी टेस्ट हो, इन्होंने हमेशा पहली पोजीशन दी। भाई क्लास में 20 25 30 40 स्टूडेंट होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी जिंदगी एक बंदा पहली पोजीशन पर आए, कभी वो सुस्ती ना पड़े। तो जब इनसे पूछा गया, इनका नाम अब्दुल नासिर है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फास्ट यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। तो जब इनसे पूछा गया कि आप ऐसा कैसे करते हैं हमेशा पहली पोजीशन, तो वो कहने लगे सर जितना पढ़ाया जाता है ना, तो मैं उस दिन उसको रिवाइज कर लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। यानी अगर कोई दूसरे दिन टीचर आके एक्सटेम्परी टेस्ट ले ले, अचानक है फिल बदी, भाई आज आपका टेस्ट है, तो बच्चे कहते ना सर हमें 15 मिनट दो, 20 मिनट दो याद करने के लिए। तो ये बच्चा कहता है सर मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि मैं टीचर को ये कहूँ कि मुझे 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, नहीं, मैं कहता हूँ सर ले लो, मुझे याद है। तो देखो ना, एक चीज किसी बंदे के अंदर ये आ जाए, ये खूबी आ जाए, तो ये खूबी इंसान को कामयाब कर देती है। जिंदगी में वो बंदा कामयाबी की तरफ गामजन हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये नेमत, जिसके बारे में शुरू में मैंने आपको हदीस बयान की, शुरू में मैंने आपको बताया, वो कौन सी हदीस थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया 2 नेमतें ऐसी। अच्छा इसको नेमतें बताया है पैगंबर खुदा ने, इसको नेमत बताया है, और इतनी बड़ी नेमत बताया है जिसको हम जाया कर रहे हैं कि 2 नेमतें ऐसी हैं कि इंसानों की मेजॉरिटी, अक्सरियत खसारे नुकसान में जा रही है, और वाकईतन पाकिस्तानियों के साथ तो ऐसा ही है। वो क्या है? एक सेहत और फारिग वक्त। तो माजूर तो आप देखेंगे हजारों में को बंदा मिलता है आपको माजूर, जो पैरालाइज हो, जो घर में बैठा हो या बिस्तर पर हो या आईसीयू में हो,
क्या मतलब इतना बीमार है कि वो घर से नहीं निकल सकता, बाजार भी नहीं जा सकता, ठीक है। और दूसरा फारिग वक्त, अच्छा फारिग वक्त तो हमारे पास है ही बहुत ज्यादा। अक्सर हम नौजवानों को देखते हैं गली के नुक्कड़ पे बैठे होते हैं, अच्छा खवातीन है तो वो घंटा घंटा फोन पे बातें करती हैं, और आधा घंटा पहले कहती है अच्छा मैं बात खत्म कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद 1 घंटा और लगा लेती है। अक्सर आपने देखा होगा खवातीन है उनको बुरी लग रही होगी ये बात, लेकिन मैं देखता हूँ ना मेरी बेगम भी ऐसे कर लेती है कभी कभार, अपनी बहन से बात करती है तो 11 बजे वो कहती है अच्छा मैं आखिरी बात कर रही हूँ, और पौने 12 बजे तक वो आखिरी बात कंप्लीट नहीं होती। दरवाजे पे खड़े खड़े वो तकरीबन आधा घंटा बात कर लेती है, यानी मेहमान को रुखसत करते करते भी आधा घंटा खवातीन दरवाजे पर खड़े खड़े बातें कर लेती। तो वक्त की अहमियत को, वक्त की कीमत को जाने और देखें कि मैंने अपने वक्त को कैसे गुजारना है, मैंने कैसे आगे जाना है। अब अगली जो स्लाइड है ये आपको अजीब लग रही होगी, एक तरफ डस्टबिन रखा हुआ है, एक तरफ टाइम रखा है। अच्छा सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं, और सर के नजदीक जो है ना खुद वक्त की अहमियत नहीं है, अब सर टाइम को डस्टबिन में डाल देंगे। नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सवाल मैं ये कर रहा हूँ आपसे, हम डस्टबिन में क्या फेंकते हैं? तो आप सबका जवाब ये होगा हम डस्टबिन में वो गैर जरूरी चीजें जो हमारे लिए इस्तेमाल के काबिल ना हो, जिसको आप कचरा कहते हैं, ठीक है, हम उसको रबिश कहते हैं, हम उनको कचरेदान में डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है ना। जो चीजें हमारे लिए अहमियत नहीं रखती, घर में हम सामान लाते हैं तो जो काम का सामान होता है, कीमती सामान होता है, काबिल इस्तेमाल होता है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी सामान को हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, फिर रोजाना डस्टबिन को हम बाहर जाके खाली कर देते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं आपको तो बता रहा हूँ कि टाइम हमारा बहुत कीमती है, हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, देखिए हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, आपको खुद पता चलेगा, देखिए टाइम कहाँ गया, चला गया डस्टबिन पे। और क्यों हो रहा है इस तरह? इसलिए एक शेर लिखा हुआ, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। अक्सर लोगों का हाल ये है कि सुबह कर रहे हैं शाम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को ऐसे ही तमाम कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। 2020, 2021, 2022 और आज 2025, और 2025 भी आधा तकरीबन गुजर चुका है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कहीं पर भी आगे ले जाने की कोशिश नहीं की, अपने स्किल को आज तक नहीं बढ़ाया। जहाँ खड़े थे वहीं, अगर कोई जैसी दुकान चला रहे हैं तो दुकान को आगे नहीं बढ़ाया, अगर कोई जॉब कर रहे थे अपने जॉब में स्किल नहीं बढ़ाए, अगर कोई जमींदारी कर रहे थे उसमें कोई काम नहीं किया, मतलब कोई भी काम कर रहे थे अपने स्किल को आगे बढ़ाया नहीं, अपने आप को आगे लेकर नहीं गए, ना अपनी जात को फायदा पहुंचाया, ना अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाया, ना अपने मुल्क और कौम को फायदा पहुंचाया, तो फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी एक अमानत के तौर पर दी है ना, कि हम अल्लाह के सामने जब पेश होंगे तो अल्लाह ताला सवाल करेंगे, बताओ सवाल जब होंगे ना, बंदा 5 जब तक अल्लाह ताला के सवालों के जवाब नहीं देगा तो अल्लाह ताला कदम हिलाने की इजाजत नहीं देगा। उनमें 2 सवाल है, एक तो अपनी नौजवानी कहाँ गुजारी, और दूसरा अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सवाल करेंगे। तो मेरा ख्याल है आज के इस सेशन में नौजवान ज्यादा हैं, तो ये जिंदगी का एक प्राइम टाइम है नौजवानी, ठीक है। इस प्राइम टाइम में तो बंदा ज्यादा कर सकता है ना, एनर्जेटिक होता है, तो अल्लाह ताला प्राइम टाइम के बारे में सवाल करेंगे, इस नौजवानी को कहाँ गुजारा। और एक सवाल पूरी जिंदगी के बारे में भी होगा कि पूरी जिंदगी कहाँ गुजारी। हालांकि पूरी जिंदगी में तो जवानी का सवाल भी तो आ गया ना, लेकिन प्राइम टाइम जो नौजवानी है, तो यंगस्टर है, यंग मैन है, यंग वुमेन है, उनसे सवाल क्यों हो रहा है कि उसमें वो बहुत कुछ कर सकते थे, अगर चाहते तो बहुत आगे जा सकते थे, अगर चाहते तो बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, अगर चाहते तो अपनी जात को, अपने मुल्क को, मिल्लत को बहुत फायदा पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसा किया नहीं, सुस्ती का शिकार रहे। फिर ये ब्लेम देना हमारे फलाने रिश्तेदार वो तो हमसे आगे निकल गए, हमारे फलाने दोस्त वो आगे निकल गए। जनाब आप उनको देखें, उनकी मेहनत को तो देखें, हमने उनकी मेहनत देखनी नहीं होती, पसे मंजर पे मेहनत कितनी है, हमने सिर्फ इधर जेलस होना है कि वो हमसे आगे कैसे निकल गए। तो क्या एक एक बंदे को रुक रुक कर वो बताएं कि हमारी कामयाबी की कहानी क्या है, हमने कामयाबी कैसे हासिल की, तो आपको खुद भी पता होगा। जब स्टूडेंट लाइफ थी तब भी आपको पता होगा हम कैसे थे, उसके बाद जॉब में आए तो भी पता होगा, बिजनेस में आए तब भी पता होगा, प्रोफेशनल लाइफ में आए तब भी पता होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब भी पता होगा कि हम कितने सुस्त थे और वो कैसे अपने काम से काम रखते थे। तो वो लोग जिस भी प्रोफेशन में हो, जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो, अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम पर फोकस रखते हैं, अपने वक्त को कीमती समझते हैं, कीमती जानते हैं, वो लोग आगे निकलते हैं। यहाँ भी एक छोटी सी एक्टिविटी होगी, लेकिन बहरहाल हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम इसको करवाएं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि मैंने लिखा हुआ है 1440। अगर मैं बस एक्टिविटी नहीं करवाऊंगा, आपसे एक सवाल करूंगा, मिसाल के तौर पर 1440 रुपए है आपके पास, और ये आपकी एक दिन की तनख्वाह बनती है। अगर एक दिन की 1440 रुपए तनख्वाह हो ना, तो ये महीने की तनख्वाह बनती है 43,200 रुपये। लेकिन हम कहते हैं आपको रोजाना 1440 रुपये मिल रहे हैं, और आपके ये अखराजात है, राशन है, फ्रूट है, गैस का बिल है, बिजली का बिल है, दवा है, मेहमान है, स्कूल की फीस है, मोबाइल का बैलेंस है, सदका दे रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, किराया, वो मकान का किराया हो सकता है, वो आपके बच्चे हैं उनका, आप रक्शे का, चिंची का किराया दे रहे हैं, कुछ भी उसमें और भी कुछ शामिल कर सकते हैं। आपने अपने नोट टेकिंग करनी है, 1440 रुपये आपने खर्च करने
बचाना नहीं 1440 को, आपने एक दिन के 1440 रुपये खर्च करने हैं। इन चीजों में खर्च कर दें, इनमें 2-3 चीजें और आप शामिल करके भी कर सकते हैं, लेकिन 1440 रुपये पूरे खर्च कर दें। इसके लिए आपके पास 1 मिनट है कि मैं देखता हूँ कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए, फिर मैं आपसे एक सवाल करूँ। आपके पास 1 मिनट है। मिसाल के तौर पर आपने राशन के 500 लगाए, गैस के बिल आपने 50 का लगाया, बिजली के बिल 200 का लगाया, इस तरह आपने 1440 खर्च कर रहे हैं। हैंड रेस करें जिन्होंने बजट बना लिया ना अपना, वो हैंड रेस करें कि 1440 रुपए का मैंने बजट बना लिया, फिर हम पूछ लेंगे। क्या नाम? मोहम्मद मोहम्मद हंजला आ रहा है। आप बताइए, मेरा सवाल ये है कि ये 1440 रुपए ही मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ पर? मैं 1500 पूरे लिख सकता था, उसकी तनख्वाह सही हो जाती, 45,000 रुपए, 2000 कर देता, 60,000 तनख्वाह हो जाती। ये 1440 रुपए की है, मैं आपसे बजट नहीं पूछूंगा, 1440 की फिगर मैंने क्यों लिखी है आपके ख्याल में? सर इसको डिवाइड करना मुश्किल है, इसको डिवाइड करना मुश्किल है। अगर तकसीम करना मुश्किल अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं, मैंने एक जगह लेक्चर दिया, कितनी आसानी से उसने डिवाइड, बता दूं मैं आपको, उसने 144 रुपए हर चीज के रख दिए। 1 मिनट से भी पहले उसने 144 10 चीजों के हो गया ना 1440। आप कह रहे हैं मुश्किल है, आप क्या करते हैं? मोहम्मद हमजल्ला आ रही स्टूडेंट स्टूडेंट है, किस चीज के स्टूडेंट है आप? इंटर की अभी तो। इंटर की, चले ठीक है जी, कोई मसला नहीं। और किसी का हैंड रेस नहीं है? चले मैं ही बात करता हूँ आगे। ये जो 1440 रुपए मैंने लिखे हैं ना, 1440 रुपए की स्पेसिफिक जो मैंने फिगर लिखी है, तो मिस नायाब आप बताइए, चलो हाथ खड़ा किया तो शायद पता चल जाए। सर ऐसा है कि 1440 रुपये आपने लिखे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे तकरीबन 10 चीजें हैं, लेकिन सबकी कीमत एक जैसी नहीं होगी, इसलिए हम इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फीस है वो अलग हो सकती है, बिल अलग हो नहीं सकता वो है, बात कुछ आपकी चीजें। बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि 1440 क्यों लिखे मैंने, 1500 पूरे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते नहीं ना हर नहीं नहीं चीज की नहीं, कीमत। मैं आपको मैं थोड़ी सिखा रहा हूँ आज के लेक्चर में, ना ही मैं आपको बजट बनवा रहा हूँ आपसे कि आप इसहाक डार की जगह ले ले। चले, ये बिलाल बिलाल डेरो ने हाथ खड़ा किया, बिलाल डेरो साहब आप बताएं। बिलाल डेरो, मूल सामान आप बताइए। चल बिलाल डेरो बता रहे थे, कौन बता रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा सवाल सर आपसे आवाज ये आ है। रही है? जी सर जी, आपकी चौदह आवाज सौ आ रही है। चालीस को डिवाइड किया है इस तरह से कि किसी की भी जो इनकम होती है ना वो फिक्स नहीं होती, जैसे टीचर्स की सैलरी वगैरह होती है या कोई मुलाजिम होता है किसी, और सर तो एक इसलिए आपने मिनट चौदह सर, सौ चालीस रख। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि बताइए कि मैंने सिर्फ 1440 में लिखा है, इस रकम को 1400 कर लेता, 1500 कर लेता, ऐसा क्यों किया है? सर यही वजह है ना कि प्राइस चले वगैरह ठीक है, मैं नीचे आपको होती वजह है बताता हूँ। ज्यादा। अनीस फातिमा, अनीस फातिमा आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तो ये 1440 मुझे लग रहा है कि हम अपने एक दिन के जो मिनट्स है ना वो मेंशन कीजिए। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो आज के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, इनमें अनीस फातिमा, अनीस फातिमा को हम मौजूद नहीं है वरना इनाम दे देते। तो बहरहाल माशाल्लाह, यही बिल्कुल सही आपका जवाब, थैंक यू। बिल्कुल सही आपका जवाब। देखिए 1440 की स्पेसिफिक फिगर इस वजह से लिखी कि 24 घंटों में जो हमारे पास मिनट है ना, वो 1440 है। अच्छा, इन 1440 को आपने बजट बनाया होगा, कुछ भाइयों ने कहा कि मैंने ऐसे किया ऐसे किया, और आपने लिखा भी होगा कहीं स्कूल की फीस कितनी, लेकिन आपने 10 रुपए भी ना, 10 रुपए की आजकल अहमियत क्या है, बच्चा भी आजकल 50 रुपए से कम तो खर्ची लेता नहीं है।
लेकिन आप में से किसी ने 10 रुपए भी ना फाड़े नहीं होंगे, मैंने फाड़ के डस्टबिन में डाल दिए, ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि 10 रुपए की अहमियत है आपके नजदीक। तो 1440 ये मिनट है हमारे पास, एक दिन और रात में 24 घंटे के 1440 मिनट्स बनते हैं। तो ये हमारा वक्त कितना जाया हो रहा है। एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, अच्छा हम जो हम सोते हैं, नींद करते हैं, इसका क्या? जब रात को 6 घंटे सो रहे हैं, आजकल गर्मी के दिनों में भी जोहर से असर तक बंदा सो सकता है, तो इसमें भी तो हम सो रहे हैं ना। तो वो जो हम सो रहे हैं, देखिए सोना भी ना जागने के लिए जरूरी है। एक दिन तो किसी ना किसी तरह जाग कर गुजारा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरा दिन हमारा कैसे गुजरेगा आपको पता है। तो सोना भी जागने के लिए जरूरी है, लेकिन इतना भी ना सोए कि 8-8 9-9 घंटे बिस्तर पर पड़े रहे। एक बंदे के लिए 6 घंटे की नींद काफी है, इनफ है। तो ये 1440 जो है ना दिन और रात के मिनट है हमारे पास। तो आप अंदाजा लगे कि मिनट की कितनी जो है ना अहमियत है, वक्त की कितनी अहमियत है। मैं इधर एक सवाल करूँ ना आपसे, या मैं बताऊँ कि अगर कराची से और लाहौर तक के लिए जो बसें जा रही हैं, आमतौर पर जो एयर कंडीशन बसें हैं, तो वो किराया ले रही होती है 4000 रुपये एक आम बस जो एयर कंडीशन है। लेकिन अगर वही सफर आप डाइवो में करते हैं ना, तो डाइवो वाले आपसे 8000 या 9000 या 10,000 रुपये मांग लेते हैं। अच्छा, फर्क क्या है कि अब डाइवो वाले आपको थोड़ी सी फैसिलिटी ज्यादा दे रहे हैं, और वो क्या दे रहे हैं कि उन्हें स्क्रीन लगा रखी है, अगर तो जो टीवी चल रहा है ना उसकी आवाज़ सबको नहीं आती। उन्होंने आपको एक आपकी सीट के साथ हैंड फ्री दिया हुआ है, अगर आप लगाना चाहें तो सुनने आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद वो दरमियान में एक दो बार आपको कुछ रिफ्रेशमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है, उन्होंने आपको कोई बोतल दे दी, कुछ और चीज़ें दे दी। लेकिन क्या आपके ख्याल में वो 4-5 हज़ार रुपये तो ज्यादा ले रहे हैं, तो इन चीज़ों के ले रहे हैं क्या? मसलन उन्होंने कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह दिए तो 400-500 रुपये की दिए, तो वो क्या है आप देखिए, इसका मतलब पता है क्या है कि डाइवो वाले हैं ना, डाइवो वाले अगर वो कहते हैं कि लाहौर हम सुबह 8 बजे आपको पहुंचा देंगे, और आपका इंटरव्यू 9 बजे लाहौर में है, तो 8 बजे के बजाय आपको 7:30 बजे पहुंचा दें, वो आपको 7 बजे पहुंचा दें। क्यों? इसलिए डाइवो में सफर कर रहे हैं। कोरियर सर्विसेज में आप देखते हैं, आपको अंदाजा है कि हम टीसीएस पर क्यों ज्यादा भरोसा करते, रिलायबल है, हालांकि उसकी जो चार्जिंग है सबसे ज्यादा है। लेकिन आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ से अगर टीसीएस किया तो कल उस बंदे को ये मिल जाएगा, और जरूर ये डॉक्यूमेंट पहुंचाना है तो आपने। लेकिन आप टीसीएस के अलावा अगर आप किसी और पर इतना भरोसा नहीं कर सकते, लिपट पर आप नहीं कर सकते, दूसरे पर नहीं कर सकते, या आप अर्जेंट मेल सर्विस पर आप नहीं कर सकते, वो 2 दिन 3 दिन भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप टीसीएस के ऑफिस में जाते हैं, जनाब ये मेरे डॉक्यूमेंट है, और कल वो कहेंगे जनाब कल आप मिल जाएंगे बंदे को, सुबह 10 बजे उसके हाथ में होंगे, और 9:30 बजे आपको मैसेज आ जाता है कि रिसीव हो चुके हैं। तो बिल्कुल जिस तरह मैं बात कर रहा था ना सोने की, रात के सोने की, तो अगर आप रात को सोने भी लगे हैं, तो अगर आप सुन्नत के मुताबिक सोते हैं, दुआएं पढ़ के सोते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोते हैं, तो ये 6 घंटे आपका सोना ये भी इबादत है। यानी ये वक्त भी अल्लाह ताला ने हमारा कीमती बना दिया कि बंदा दिन भर काम करके अब थका हुआ है, करना तो चाहता है आराम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इतना मेहरबान है कि अल्लाह ताला कहते हैं बंदे तू सो जा, लेकिन उस तरीके के मुताबिक सो जा जो शरीयत ने तेरे लिए बताया है कि 6 घंटे 7 घंटे सोना भी तेरे लिए जो है ना इबादत बन जाए। ये 2 हदीसें आपके सामने लिखी हुई हैं, और दोनों हदीसों का मतलब यही है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में यानी सहरी के वक्त में बरकत अदा कर, इसमें लिखा है। लेकिन मैं बात करूंगा अगली स्लाइड पर, एक किताब का हवाला दूंगा कि इंडियन ऑथर है रॉबिन शर्मा, उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है, बेस्ट सेलिंग बुक भी रही है, 5 AM क्लब, इसका उर्दू तर्जुमा हो गया, और उसमें लिखा हुआ है 5 बजे का जादू, वक्त बदलो जिंदगी की। बहुत मशहूर किताब है, मैंने इसको खरीदा भी और मैंने इसको पढ़ा भी। उन्होंने अपनी किताब में एक ही थीम बयान किया, और वो ये बयान किया कि दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। उनका उठना कितने बजे? 5 बजे। फिर उन्होंने 5 से लेकर जो 6 बजे का वक्त है ना, उसको भी उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया कि पहले 20 मिनट ये करते हैं, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट ऐसे करते हैं। लेकिन मैं हैरान हुआ कि इन्होंने किताब लिखी, 600-700 सफ़हात की किताब है। इस किताब में पता नहीं वो भूल गए या से गलती हुई, दुनिया की सबसे जो कामयाब शख्सियत है ना, दुनिया की सबसे कामयाब शख्सियत वो पैगम्बर आखिर ज़मां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मुसलमान तो मानते ही हैं क्योंकि वो हमारे नबी हैं, पैगम्बर हैं, लेकिन ये बात गैर मुस्लिमों ने भी मानी है ना। माइकल एच हार्ट की किताब आप में से किसी ने पढ़ी हो, द 100 द मोस्ट इनोवेशन पर्सन इन हिस्ट्री, यानी दुनिया की 100 मौसर तरीन शख्सियात जिन्होंने दुनिया का धारा बदल दिया। तो आप देखिए कि वो लिखने वाले एक क्रिश्चियन है, लेकिन तकरीबन 1000 लोगों का उन्होंने मुताला किया, फिर 100 बंदों की उन्होंने रैंकिंग बनाई, और 100 बंदों की रैंकिंग में नंबर 1 किसको रखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको रखा, क्योंकि वो मजबूर थे। और कोई भी बंदा दुनिया का आज भी रैंकिंग बनाएगा तो नबी अलैहिस्सलाम के अलावा कोई शख्सियत ऐसी है ही नहीं कि उनके अलावा किसी और को रखे जिससे दुनिया का धारा बदला हो। दुनिया में जो ऐसे लोग थे जिनको लोग कहते थे कि उजड़ है, गंवार है, जाहिल है, उनको इतना उन्होंने सिविलाइज और महजब बना दिया हो, ऐसे कर दिया हो।
अरब को तब्दील कर दिया। जो लोग चोरी करते थे, डाके मारते थे, कत्ल करते थे, जो अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दफनाते थे, उनको इतना प्यार मोहब्बत देने लगे कि बेटियों को उन्होंने जायदाद और विरासत में हिस्सा देना शुरू कर दिया। अच्छा, जो अब पैगंबर की बात कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं अल्लाह ताला ने हम पर नमाज फजर को फर्ज किया है। 4:30 बजे इस वक्त गर्मियों में हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जो हमारे नबी है, जिनकी मैं बात कर, अल्लाह ताला ने उन पर तो तहज्जुद की नमाज को फर्ज किया था। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह फरमाते या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, खड़े हो जाइए और रात को थोड़ा हिस्सा क़याम कीजिए, थोड़ा हिस्सा। निस्फहू, कहा कि आधी रात, अगर रात आपकी 8 घंटे की है ना, तो आपने 4 घंटे सोना है, 4 घंटे नमाज पढ़नी, क़याम करना। निस्फहू अव इनकुस, या उसे थोड़ा कम कर लीजिए। आप ऐसा करें कि 3 घंटे आप क़याम करें, 5 घंटे सो जाए। और फिर फरमाए औ ज़िद अलैहि, और अल्लाह फरमाते या उसको ज्यादा कर लें। इसका मतलब क्या हुआ, पैगंबर को ये कहा गया या तो रात का आधा हिस्सा क़याम करें, आधा हिस्सा नमाज पढ़ें, या रात के करें 3 हिस्से, यानी 1/3 1/3 आप क़याम करें, और उसके बाद जो 2/3 है, 2/3 उसको सो जाए। या फिर फरमाया कि 2/3 आप क़याम करें और 1/3 सो जाए। तो ये तो हमारे नबी के लिए हुक्म था। तो आज जो दुनिया में लोगों ने अगर किताबें लिखी है ना, मोटिवेशनल बुक, मैं कहता हूँ दुनिया की सारी मोटिवेशन मिली वहीं से रही है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। अब वो दुनिया का कोई भी मसला हो, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो मुआशरत हो, चाहे वो लोगों का काम आना हो, चाहे वो सिपा सालारी हो, कुछ भी काम हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम अपनी ज़िंदगी का कोई पहलू जो है ना वो फारिग नहीं कर सकते, खाली नहीं कर सकते। तो ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मैं हैरान हुआ। इस किताब में बस यही मिसालें दी गई, लोग उठ रहे हैं, लेकिन हमारे नबी तो रात को 2 बजे उठ जाया करते थे, 2:30 बजे उठ जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात, ऐसी किताबों को पढ़ने के बाद बंदा मोटिवेट हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 5 बजे उठ रहा है, उसके बाद वो वर्जिश कर रहा है, वो जिम जा रहा है, वो पार्क में जा रहा है, वो दौड़ लगा रहा है, पुशअप लगा रहा है, फिर कोई और काम कर रहा है। जनाब, हम ये कह रहे हैं कि आप जब जल्दी उठते हैं, सबसे पहले अपनी जिंदगी की इब्तिदा आप नमाज फजर से करेंगे। क्यों क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? इसलिए कि मोटिवेशन किताबें हमें दौलत हासिल करने के तरीके सिखाती है ना, कि आप दुनिया में ऐसी किसी शख्सियत को जानते हैं कि जो दुनिया की सारी दौलत का मालिक हो, यानी इस दुनिया के जितने भी ममालिक हैं और समंदरों में जो भी सारी चीज़ें, पहाड़ों में जो खजाने, उनका मालिक ना दुनिया में कोई ऐसा शख्स एक अकेला आया है और ना क़यामत तक आएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 सुन्नतें, यानी फजर की 2 सुन्नतें, फर्ज से पहले जो पढ़ी जाती है, फजर की 2 सुन्नतें, खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ बालो माता और खजाने हैं, उससे फजर की 2 सुन्नतें बेहतर। हमारी मोटिवेशन असल में गलत हुई है। अगर किसी ने हमें कहा भी ना 5 बजे उठ जाओ, उसने हमें मोटिवेट गलत कर दिया। अगर कोई डॉक्टर अपने मरीज को ये कहे कि आप सुबह जल्दी उठा करें, वो कहेगा डॉक्टर साहब क्या करूं, वो कहेगा करीब किसी पार्क पे जाएं, नंगे पैर आप घास पर चहलकदमी करेंगे ना, तो जो गीली गीली घास होगी ना, तो उससे आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, आपका जो ना निज़ाम इस्लाम सही हो जाएगा, आपकी नजरें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो डॉक्टर ये कह रहा है। अगर कोई ऐसा डॉक्टर अपने मरीज को, दूसरा डॉक्टर कहे कि आप सुबह जल्दी उठें, डॉक्टर साहब क्या करूं, कहा सबसे पहले तो आप नमाज पढ़िए। अपने मरीज को बता रहा है सबसे पहले आप नमाज पढ़िए, उसके बाद करीब पार्क में जाके चहलकदमी कीजिए। तो आप बताएं इस डॉक्टर ने क्या किया? इस डॉक्टर ने मुआशरे का एक बेहतरीन फर्क पैदा किया, जो नमाजी है। तो ये हमें काम करना है। तो इस तरह की किताबें जो हमें मोटिवेट कर रही होती हैं, लेकिन वो होता है हमारी सिर्फ दुनियावी जिंदगी को बदल सकती हैं, जबकि हमारा काम क्या करना है, हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और सबसे बढ़कर हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। ये एक स्टोरी बुक का एक टाइटल है। छोटे बच्चों को उनकी अंग्रेजी बेहतर करने के लिए ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ाई जाती है। तो उसमें एक स्टोरी, अलाइस इन वंडरलैंड। एक बच्ची है, अलाइस उसका नाम है, तो वो वंडरलैंड में चली जाती है घूमने फिरने के लिए, फिर रास्ता भूल जाती है। अब जब वो रास्ता भूल जाती है वंडरलैंड में जाकर, तो क्योंकि ये कहानी की किताब है, इसमें कहानी बताई गई है, तो जब रास्ता भूल जाती है तो जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है 2 रास्ते बने हुए हैं ना, उस जगह पर आकर वो खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर उस कहानी में उसको एक बिल्ली मिलती है जिसका नाम है केशियर। तो वो अलाइस से पूछती है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है। अच्छा, बिल्ली बात नहीं कर सकती है, लेकिन ये कहानी है, ये कहानी है। तो अलाइस उसको कहती है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो केशियर उससे पूछते तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारी मंजिल किधर है? तो वो कहते मुझे तो अपनी मंजिल का पता नहीं है। कहा अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं है तो फिर ये सवाल भी मत कीजिए, ये सवाल करना भी फुजूल है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है। जिसकी मंजिल कोई ना हो उसको रास्ता पूछने की जरूरत क्या है? तो ये एक शेर नीचे जो आ रहा है लिखा हुआ, अक्सर लोगों की जिंदगी इस तरह गुजर रही है, मंजिल का पता है ना सितारों की खबर, चलते चले जाने को लोग सफर कहते हैं। जब आपको अपनी मंजिल का तायुन नहीं है, मंजिल का पता नहीं है, आप घर से निकले तो क्यों निकले, ठीक है, आपको पता ही नहीं है। जो बंदा आपका हाथ पकड़े अपने काम से आपको ले जाता है, आप सबके साथ चल पड़ते हैं। खिदमत खल का जज्बा बड़ा अल्लाह ताला ने रखा आपके अंदर। लेकिन भाईजान, आपके अपने काम भी तो होंगे ना, उनको भी तो कीजिए। कोई अपने काम भी करे, अपने आप को भी बेहतर कीजिए।
अगर किसी ने बोला भाई होटल पे बैठते हैं, तो पता चलता है ईशा के बाद जाके होटल पर बैठ के रात 2 बजे तक बैठे रहे। भाई क्यों? अगर आप 2 बजे तक रात को बैठेंगे तो फजर तो आपकी रह जाएगी। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी हालत ये है कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आवारा गर्द में और मुसाफिर में क्या फ़र्क होता है, एक आवारा गर्द में और मुसाफिर में, तो फिर आपका जवाब यही होगा कि आवारा गर्द की कोई मंजिल नहीं होती, मुसाफिर की एक मंजिल होती है। जबकि आवारा गर्दी करने वाला भी सुबह से लेकर शाम तक वो भी घूम घूम के आवारा गर्दी करके वो भी थक जाता है। लेकिन एक मुसाफिर जो अपने घर से निकलता है तो फिर वो आखिर शाम को अपनी मंजिल पर पहुंच जाता, थक वो भी जाता है लेकिन उसको अपनी मंजिल मिल जाती है। तो असल बात क्या है कि हमारी मंजिल होनी चाहिए ना। और ये वक्त हमारा इतना कीमती है, इतना कीमती है कि मुहद्दिसुल असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फौत हो चुके हैं। तो एक मरतबा एक शख्स स्पेन से मुलाकात करने के लिए उनके पास अल्बानिया आया, उनसे मिलने के लिए और मुलाकात करने के लिए। तो कहा कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है, मुझे आप वक्त दीजिए। तो अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने उसको कहा कि मैं अपने घर से लेकर लाइब्रेरी तक पैदल चल के जाता हूँ, ये वॉकिंग डिस्टेंस है 5-7 मिनट का, बस इतना वक्त मेरे पास है तुमसे बात करने के लिए, इससे ज़्यादा मैं तुमको वक्त नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा मैं तुमको वक्त। यानी लोगों के नज़दीक वक्त कितना कीमती है। आपने देखा होगा ना, जब हम किसी शादी में या वलीमे में जाते हैं तो उस पर डिनर का टाइम लिखा होता है 9 बजे। आपने देखा होगा, तस्वीर भी लगी होती है, कटलरी बनी होती है, चम्मच और प्लेटें, और 9 बजे 9 PM लिखा होता है। अच्छा, अगर कोई बंदा 8:45 वहाँ पहुंच जाए, 15 मिनट इंतजार करे, 9 बज जाए, 9:30 बज जाए, 10 बज जाए, 10:30, 11, लेकिन हमारी कौम इतनी फारिग है कि 12 बजे तक खाने के इंतजार में बैठी रहती है। लेकिन इनमें चंद अफराद ऐसे हैं, शहजादपुर के भी एक भाई को मैं जानता हूँ, वो जब टाइम पर पहुंच जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं कि देखते भी खाना नहीं शुरू हुआ, 10 मिनट 15 मिनट इंतजार करते हैं। फिर जो हमारे यहाँ रिवाज है वो पुआ देने वाला, वो जाते लिफाफा देते हैं और चले जाते हैं, बोले बस ठीक है यार, मैंने मेरी हाजिरी लगवा दें। आप अंदाजा लगाइए कि लोगों के पास वक्त की इतनी कदर और कीमत है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने एक जगह तय की है कि हमें 9 बजे बुलाया है, रात को 12 बजे, कभी कभार तो 1-1, 2-2 बज जाते हैं। यानी कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि निकाह की तारीख होती है ना, कार्ड पर लिखिएगा 18 तारीख को निकाह होगा, लेकिन वो पता चलता है बारात ही रात को 12, 12:30 बजे आई, वो निकाह 18 के बजाय 19 तारीख को चला जाता है। और मैंने तो एक जगह ये भी पढ़ा कि एक निकाह खां जो है वो कहने लगे भाई मैं तारीख 19 लिखूंगा, वो अड़ गए कि मैं 19 लिखूंगा, आज 19 तारीख हो चुकी है। तो बड़ी मुश्किल से उनको बनाया, उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा, किसी और से पढ़ा ले। 19 तारीख लिखी, जबकि शादी कार्ड पे 18 तारीख। तो बात यह है कि हमारी जिंदगी जो है ना किस तरह गुजर रही है, हम क्या कर रहे हैं, ये हमने देखना है। ये ग्राफ है आपके सामने मौजूद है और आपको पता भी चल गया होगा कि ये ग्राफ क्या बता रहा है। 2025 अभी चल रहा है और इसके खत्म होने में भी अभी 7 महीने बाकी हैं 2025 के, और 2025 से 30 तक दरमियान में ही 4 साल आ जाएंगे। फिर 2030 से 35 तक इसके दरमियान में फिर 4 साल होंगे। अच्छा, तो ग्राफ इसलिए बनाया है कि माजी में जो गलतियां हमसे हो गई सो हो गई, ठीक है ना। अब उसका तो अदाला हम क्या करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना सदा इश्क दौरान दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। अब तो वो वक्त चला गया, उसको कोसने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अभी जमीन पर मौजूद है, अभी सांसें चल रही हैं। यानी 2025 से 26 से आने वाले सालों को कीमती बना सकते हैं। आज का सेशन अटेंड करने के बाद पता चल गया यार वक्त को कीमती बनाना है, अपने आप को किसी जगह पहुंचाना है, सोसाइटी का, मुआशरे का एक बेहतरीन फर्द बनाना है। यहाँ तक कि आप अपनी बिरादरी का एक बेहतरीन फर्द बन जाए कि पूरी बिरादरी की नजरें मसाइल के हल के लिए आपकी तरफ हो। जो भी मसला उनको पेश आ जाए किसी भी किस्म का, वो आपकी तरफ जाए, जनाब आप हमारा मसला हल करें, क्योंकि हमारे खानदान में सबसे ज़ीरी और सबसे दाना आप हैं। 2025 चल रहा है, आप अपने आप को 2026 में कहाँ देखना चाहते हैं, 2027 में आप कहाँ होंगे, 28 में कहाँ देखना चाहते हैं। आप टीचिंग कर रहे हैं, अगर आप प्राइमरी सेक्शन को पढ़ा रहे हैं तो क्या आप मिडिल सेक्शन में नहीं कर सकते टीचिंग। आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटर किया हुआ है, तो आपने BA कब करना है, आपने बैचलर की डिग्री कब कंप्लीट करनी है, आपने मास्टर कब करना है, आपने ये अपने सालों के हिसाब से तय कर कि 2030 में। यहाँ तक कि आप अपनी शादी को भी प्लान कर सकते हो, ठीक है ना, कि मैंने इस वक्त तक शादी कर लेनी है, 2030, 2035, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ग्राफ बना हुआ है। अच्छा, जब आप चीज़ों को, वो पहली वाली स्लाइड, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, अगर आप उसको हासिल करने की मंसूबाबंदी नहीं करते तो इसका मतलब ये कि आप उसको हासिल ना करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। आपके पास ये ग्राफ मौजूद है और आपके पास प्लानिंग भी मौजूद है, लेकिन प्रायोरिटाइज नहीं किया अगर आपने, ठीक, और उसका परफॉर्म नहीं किया, और आज का ग्राफ आपको कर रहा है टाइम बाउंड, यानी अब आपको टाइम बाउंड होना है। आज का ग्राफ आपको टाइम बाउंड कर रहा है कि आप टाइम बाउंड भी हो जाए कि 2025 चल रहा है तो यार अगस्त के महीने तक मुझे ये कर लेना है, ठीक है, और अक्टूबर तक मुझे कर लेना है, और दिसंबर की 31 तारीख तक तो 2025 खत्म होगा और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये आपको काम कर लेना है। अगर इस ग्राफ को आप समझ लें
इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। ये स्लाइड क्या बता रही है? अक्सर जो काम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा 6 माह गुजारती, कभी कभार सोचने में 6 माह गुजारते हैं, 6 माह सोचने में गुजारते, भाई ये काम कर लो, यहाँ पर दुकान खोल लो, भाई यहाँ पर दाखिला ले लो, भाई वहां पर चले जाओ। अच्छा बहानों का सरतान, फिर बहाने इतने। अच्छा फिर मैं सोचूंगा। अच्छा एक बंदे से कहते हैं यार ये तकरीबन 6 साल से सोच रहा है इस बारे में, 6 साल हो गए सोच रहे। भाई हमारी लाइफ ऐसी गुजर रही है क्या? मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपसे? आपने अपने आप को ऐसा कैसे बना लिया कि आपसे ऐसा नहीं होगा? अच्छा दुनिया में वो जितने भी काम हैं, दुनिया में वो जितने काम जिसको हम कहते हैं अमेजिंग है, मुझे बताया वो किसने किए हैं? किसने किए? वो इंसानों ने तो किए, वो फरिश्तों ने थोड़ी किए, वो इंसानों ने किए। अगर इंसानों ने कर लिए तो फिर एक लेक्चर मेरा ऐसा है जिसमें हम ये बताते हैं कि अफसोस करना छोड़िए, जीना शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो उसमें तो यही बताया गया कि दुनिया के वो लोग जो पैरालाइज थे, माजूर थे, यकीन कीजिए उन्होंने वो काम कर लीजिए जो 2 हाथ और 2 पाँव और 2 आंखें और 2 कान रखने वालों ने नहीं किए। इतने बड़े बड़े काम इंसान सोचते हैं, उन्होंने कर कैसे लिए? उन्होंने ये काम अंजाम कैसे दिए? तो दुनिया का अफसोसनाक लफ्ज काश, ये हमारी जिंदगी में कब आता है? काश कि मैं इंटर में दाखिला ले लेता, काश कि मैं उस स्कूल को ज्वाइन कर लेता, काश कि मैं फलानी जगह दुकान खोल लेता, काश कि मैं उसको अपना दोस्त बना लेता। अच्छा ये काश का लफ्ज है ना, काश, शायद ये बहुत सारे लोगों को उस वक्त भी होगा किसी ने सेशन शुरू किया, बाद में कंप्लीट नहीं किया, तो किसी ने बताया यार सेशन बहुत अच्छा चला, तो ये काश मैं इसको कंप्लीट कर लेता। अच्छा सेशन को इनकम्प्लीट उन्होंने करके पता है क्या किया है? फेसबुक चलाई 1 घंटा, ठीक है। या कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन तो करवाई लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो फिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यही है कि भाई वो ये काम कर रहे हैं कि देखते हैं उनकी आदत हो गई वक्त ज़ाया करने की, उनके घर वालों को भी पता है। घर में भी अगर 5-6 भाई हो ना, तो अम्मा को पता होता है कि हमारा ये बच्चा, इसको अगर हमने कोई काम बोल दिया है भी ये फारिग, इसको अगर काम बोला तो ये कहेगा घर में मैं ही फारिग आपको नजर आता है। और एक बच्चा जो घर के सारे काम करता है उसके साथ साथ वो घर के भी सारे काम कर रहा हो, जॉब भी कर रहा होता है, दुकान भी चला रहा होता है, घर के भी सारे काम। तो ये जो बहानों का सरतान है ना किसी काम के ना करने का, जो हमें बड़ा एक शैतान ने हमारे दिल में एक बात डाली हुई है, वसवसा डाला हुआ है कि मैं ये काम नहीं कर सकता और मुझसे नहीं होगा, इसको आप दिल से निकाल दीजिए। हाँ आप कर लें। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं तो ये भी कहता हूँ एक टीचर के लिए कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना, टीचिंग कर रहे होते हैं, तो अगर कोई आपसे कहेंगे आपकी क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो अगर मैडम या प्रिंसिपल आपसे सवाल करे टीचर से, अच्छा ये बताइए कि आपने अपना 100% दिया है क्लास में, अगर सवाल करें, तो अगर कोई टीचर ये कहता है ना कि मैंने अपना 100% दिया, अच्छा उसने 100% दिया लेकिन बच्चों का रिजल्ट आया 60%, ठीक है। अच्छा एक और टीचर है, उससे सवाल, उसकी क्लास का रिजल्ट आया 80%, उससे मैडम ने पूछा आपने कितना परसेंट लगाया, अपनी एनर्जी लगाई, तो वो कहता है मैंने अपनी एनर्जी लगाई थी 70%। अच्छा आप हैरान होंगे, जिसने 70% एनर्जी लगाई उसके बच्चों का रिजल्ट आ गया 80%, और जिसने 100% दिया उसका 60%। इधर तो ये नजर आ रहा है, लेकिन आने वाली जिंदगी में जो अपनी एनर्जी बचा रहा है ना, उसका नुकसान ये होगा कि पूरी जिंदगी उसको अपना 30% जो है एनर्जी बचाने की आदत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्लास में टीचर 40 मिनट के पीरियड में अगर एक सेमेस्टर में 80 दिन हो, 40 मिनट के पीरियड में अगर एक टीचर 5 मिनट लेट जाए और 5 मिनट क्लास को जल्दी छोड़े, आपने देखा होगा ये टीचर्स की आदत होती है, इस तरह करते हैं टीचर्स की। क्या हर जगह जॉब पर ऐसी आदत होती है लोगों की, देर से जाते हैं, जैसे 9 बजे उनको जॉब पे पहुंचना होता है और 5 बजे छोड़ना होता है। तो एक बंदा कहता है 9 बजे घर से निकलता हूँ और 5 बजे घर आ जाता हूँ। अच्छा दरमियान का जो आधे घंटे का आने जाने का डिस्टेंस है घंटा, वो लगाया ही नहीं। 9 बजे घर से निकला और 5 बजे घर पे पहुंच गया, हालांकि 9 बजे उसको ऑफिस में होना था और 5 बजे उसको ऑफिस छोड़ना था। ऐसे ही एक टीचर अगर रोजाना 10 मिनट अगर अपने वो पीरियड के वेस्ट करे, तो ये बन जाएंगे कितने, 80 दिन हो गए, 800 मिनट। और 800 मिनट को आप 40 मिनट के पीरियड पे अगर तकसीम करेंगे तो ये 20 दिन बनेंगे, यानी 80 दिनों के सेमेस्टर में इसने 20 दिन पढ़ाया। फिर इम्तिहान के दिनों में मैडम को कहते हैं मैडम मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मैडम कहती है नहीं आपने तो एक भी छुट्टी नहीं की, आप तो आए पूरे सेमेस्टर में, फिर आपका कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? तो पता चला कि ये बंदा देर से जाता था, देर से आता था, या ज़्यादा टाइम पड़ता तो क्लास में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर बच्चों को पढ़ा नहीं रहे तो अपने घर की बातें कर रहे हैं, अपनी पसंद नापसंद, मुझे ये पसंद है, मुझे मोबाइल ये अच्छा लगता है, मुझे गाड़ी ये अच्छी लगती है, इधर उधर की बातें करके अपना टाइम ज़ाया करना। तो अपने वक्त को कीमती बनाइए, और ये भी खयानत है कि जो काम कर रहे हैं उसमें अपना वक्त पूरा ना करें, तो अपने वक्त को जो है कीमती बनाने की कोशिश कीजिए। ये हमारे नबी ने जो ये हदीस बयान की, ये मैं समझता हूँ टाइम मैनेजमेंट पर एक बड़ी लाजवाब हदीस है। आपने फरमाया कि गनीमत जानो, ठीक है, बुढ़ापे से पहले जवानी को, बीमारी से पहले सेहत को,
मोहताजी से पहले खुशहाली को, मसरूफियत से पहले फुर्सत को, और मौत से पहले जिंदगी। ये बात याद रखो। जितनी भी चीजें शुरू में लिखी हुई है ना, ये बाद में आनी है, बाद में आनी है। और अब जो बाद में जो चीजें लिखी हुई हैं वो अभी मौजूद है। जवानी भी है, सेहत भी है, खुशहाली भी है, फुर्सत भी है, जिंदगी भी है। इनको गनीमत समझना है, इनका सही इस्तेमाल करना है। आज जवानी है, बुढ़ापा आएगा, लेकिन जवानी को इतना अच्छा गुजार ले कि बुढ़ापे में कोई परेशानी और शर्मिंदगी ना हो कि मैंने अपनी जवानी में ये काम नहीं किए, आज अपनी जवानी में ये काम करता तो अगर मौत के करीब जा रहा हूँ तो बड़े इत्मीनान से जाता, मेरी जवानी बड़ी अच्छी गुजर रही होती। जब मुझसे आपसे कोई पूछे आपकी उम्र कितनी है, तो हम क्या जवाब देते हैं? 30 साल, 35 साल, 40 साल, ये हमारा। अच्छा, ये हम अपनी जिंदगी 40 साल क्यों बता रहे होते हैं? वो बता रहे हैं कि सेकंड मिनट में, और मिनट जो है उसके बाद घंटों में, और घंटे जो है दिनों में, दिन हफ्तों में, महीनों में, और फिर सालों में हम अपनी जिंदगी से लगाते हैं। अच्छा, ये जो वक्त है इसको हम कह रहे हैं ये जिंदगी। 40 साल गुजार ले, बाकी 20 साल रह गए, बाकी 25 रह गए। अगर वक्त ही जिंदगी है और वक्त ही बता रहे हैं, अगर जिंदगी बता रहे हैं, अगर उम्र बता रहे हैं, तो वक्त ही तो बता रहे हैं देखा जाए तो, कि 40 साल पहले पैदा हुए थे, वक्त ही बता रहे हैं देखा जाए तो। अगर वक्त ही जिंदगी है तो फिर वक्त को जाया करना मौत नहीं हो गया? अगर वक्त ही जिंदगी है तो वक्त को जाया कर रहा है जो बंदा, वक्त को वेस्ट कर रहा है, तो फिर वो मौत है। तो इसलिए अपने वक्त को इस तरीके से गुजारें कि 40 साल गुजारे हैं ना माजी में, 35 साल गुजारे हैं, तो वो कहते हैं कि सर आपके लेक्चर से पहले वाकई वक्त जो है ना बहुत वेस्ट हो गया, बहुत गलत जगह पर लग गया, मोबाइल हमारा वक्त बहुत खा रहा था। जब दिल चाहा यूट्यूब खोल लिया, फेसबुक खोल लिया। जो चीजें आपको मैं समझता हूँ अगर फायदा नहीं दे रही ना, आप उसको छोड़ दो, उनको अपनी जिंदगी से। मेरे पास फेसबुक नहीं है, मेरे मोबाइल में फेसबुक की इंस्टॉलेशन नहीं है। पहले कभी बनाया था एक पेज भी, वो किसी वजह से डिलीट हुआ, मैंने दोबारा बनाया ही नहीं। वो वक्त बहुत ज़ाया ज़ाया करता है तो मैंने बनाया ही नहीं। लेकिन आप कहेंगे पर फिर आप अपना वक्त कहाँ लगाते हैं? तो वक्त लगाने के लिए भाई कभी कभार 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। और ये जो सेशन देना है तो आपके ख्याल में ऐसे ही बैठ के बातें कर रहा हूँ? इसके लिए किताबें नहीं पढ़नी होती, इसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती, इसके लिए शरीयत का, कुरान का मुताला नहीं करना पड़ता, हदीसें नहीं देखनी पड़ती, मिसालें नहीं देनी पड़ती, वाक़यात नहीं सुनाने पड़ते। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपका वक्त इन चीज़ों में नहीं लगेगा जहाँ वेस्ट हो रहा है, फिर कहाँ लगेगा? फिर आपका वक्त लगेगा उन जगहों में जो आपको काम देगी चीज़। आखिर में ये एक शेर लिखा हुआ है, और जो घड़ियां हमारे हाथों में होती हैं और जो क्लॉक हमारी दीवारों पर लगे होते हैं, काफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी। मनादी का मतलब होता है पुकार। घड़ियाल एक पुकार दे रहा है गाफिल तुझे, खालिक ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। यानी ये जो घड़ी का जो सेकंड है, टिक 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 जो गुजर रहा है, इसको किसी भी तरीके से अच्छा गुजार लें, बेहतर गुजार लें, कि मेरी जिंदगी किसी तरीके से बेहतर हो जाए, मैं अपने वक्त को बेहतर गुजार लूँ, मैं आगे चला जाऊँ, मैं किसी तरीके से आगे निकल जाऊँ। आपने देखा होगा कि सिकंदर आजम, आपने नाम दी अलेक्जेंडर, उसका नाम बड़ा मशहूर है। 32-33 साल की उम्र में वो दुनिया से चला गया, आधी दुनिया को उसने फतह कर लिया था। लेकिन फिर उसने कहा कि भाई जब मैं जाऊं दुनिया से तो कोई मेरी कब्र बनाना, मेरे हाथ ऊपर कर देना, मैं दुनिया से गया हूं तो खाली हाथ गया हूं, है मेरे पास कुछ भी नहीं। 32-33 साल की उम्र में एक बंदा इतना बड़ा फातेह बन जाए, सोचने की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल है, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया, अब आपकी उम्र 63 साल हुई है, तो आपने दुनिया को ऐसे तब्दील कर दिया, दुनिया को अपने बिल्कुल बदल के रख दिया, दुनिया को आपने इतना मजहब और सिविलाइज और बादब बना दिया, इतना नेक बना दिया, मर्दों को इतना नेक बना दिया, खवातीन को आपने इतना दीनदार बना दिया, मर्दों को आपने इतनी शर्म हया वाला बना दिया, बच्चों को आपने ऐसा बना दिया। तो ये काम किस कब होते हैं? जब इंसान अपने वक्त को कीमती बनाता है, जब अपने वक्त को सही इस्तेमाल करता है। सवाल जवाब हो? सवाल तो है किसी वो कुछ बात है सवाल जवाब नहीं करना, सवाल जवाब। जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई आखिर में अनाउंसमेंट होगी, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। अगर सवाल किसी को करना हो लेक्चर के हवाले से तो अपना हैंड रेज करके सवाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना सर अब्दुल वाहिद तो हेड है एम के, तो वो फिर अनाउंसमेंट करेंगे। अच्छा, इसमें 2 वीडियोस भी थी, वो अपलोड कर देंगे आपको, फिर आप देख लीजिएगा 2 वीडियो। क्या वीडियो? वीडियो चला कौन हैंड रेज किया किसी ने? क्यों प्रोफेसर वाली वीडियो चला दें, 2 मिनट की एक वीडियो है, उसमें वीडियो आप देख लीजिए इसमें।
वीडियो गौर से देखनी और ये जो अल्फाज देख रहे हैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ना है, समझना भी है। तो ज़बरदस्त वीडियो है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। आसिम भाई जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह और ज़बरदस्त आप भी प्लीज सेशन था। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर माह का जो आखिरी सेशन आसिम भाई का हुआ करे। सर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 28 साल से शुगर तदरीस से वाबस्ता हैं और साथ साथ हज़ारों लोगों को टीचर्स को भी ट्रेनिंग करवा चुके हैं। पेरेंट्स के सेशन उन्होंने करवाए, स्टूडेंट्स की मोटिवेशनल जो वर्कशॉप्स जो है ना वो करवाएंगे। तो इंशाल्लाह हर माह इंशाल्लाह सर का लास्ट जो वीक है इंशाल्लाह सर का इंशाल्लाह सेशन रखा है। 2012 में किसी जगह एक मुकाबला हुआ तो उसमें ऐलान ये किया गया कि जो इसमें लोग विनर होंगे तो हम उनको इजाज़त देंगे कि किसी स्टोर में जाएं। उसका नाम भी बता दिया गया और डेट भी अनाउंस कर दी गई कि वो वहाँ पर जो भी कुछ लेना चाहें मुफ्त में वो ले सकते हैं। और टाइम भी उन्होंने मुकर्रर कर दिया कि आपके पास 150 सेकेंड यानी 2.5 मिनट होंगे। तो जब लोग जो विनर्स हैं उसमें दाखिल हो गए स्टोर में तो जब टाइम खत्म हुआ तो एक शख्स ने बहुत कीमती सामान उठाया और बहुत ज़्यादा उसने उठाया और जो पता चला कि उसने 29,000 यूरो की जो है ना वो चीज़ें वहाँ से उसने खरीदी। जब उससे पूछा गया कि आपने इतनी सारी चीज़ें कैसे वहाँ पर यानी ले ली उठा ली
जबकि टाइम तो हमें भी उतना मिला था। उन्होंने कहा था क्योंकि डेट अनाउंस हो चुकी थी, तो जो दरमियान में वक्फा था मैं बाकायदा डेली स्टोर में जाता था, जायजा लेता था कौन सी कीमती चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ स्टोर में मौजूद हैं। तो मैंने पूरी उस पर मनसूबाबंदी की, इस वजह से मैं कामयाब हुआ और आपसे ज़्यादा जो है ना उसमें चीज़ें उठाने में कामयाब हुआ। तो अभी आज हमारे पास 2 दिन बाकी हैं, ज़िकात का महीना चल रहा है, तो 2 दिन मतलब के यही है कि 2 दिन के बाद इंशाल्लाह ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाएगा। जैसे ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होगा तो जो पहले 10 दिन हैं, यकम ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला को इन दिनों में किए गए जो अमाल हैं पूरे साल के दिनों में से सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हम इबादत अल्लाह ही के लिए करते हैं, तो हमें फिर इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा खैर के काम करने चाहिए। तो इन 10 दिनों को हम कैसे कामयाब बना सकते हैं? तो वैसे तो हमारा सेशन ये वीकली होना है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह होगा, लेकिन परसों हमने ये तय किया है कि ये जो 10 दिनों को हम कैसे कामयाब बना सकते हैं, उसकी कैसे अच्छी प्लानिंग करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में जो है ना वो इबादत कर सकें, नेकियां कमा सकें, क्योंकि अल्लाह ताला को इन दिनों की ज़्यादा इबादत भी ज़्यादा पसंद है और इनका अजर भी ज़्यादा है पूरे साल के दिनों से। तो इसको हम कैसे कामयाब बनाएं, इसके लिए इंशाल्लाह परसों हमारा सेशन होगा, इंशाल्लाह लिंक भी भेज देंगे। इसमें जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। आप दूसरे अपने दोस्त साहब आप लोग इसमें दावत दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह परसों हमारा 5:30 बजे इंशाल्लाह सेशन होगा और अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह सेशन होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तकरीबन आज 82 स्टूडेंट्स से पार्टिसिपेंट्स से जिन्होंने सेशन में जो है वो इसको अटेंड किया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जो भी हम लोगों ने सुना है, मोहतरम जनाब मोहम्मद आसिम खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने टाइम को अच्छा मैनेज करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी ज़िंदगी से दुनिया और आखिरत में बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अभी हम मजलिस से कफ़ारा की दुआ पढ़ेंगे। आप लोग अपना अगर फीडबैक दें कि सेशन कैसा रहा और कोई आप तजावीज़ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो आमिर साहब के नंबर पर आप पर्सनल में अपना ऑडियो की सूरत में भी फीडबैक दे सकते हैं और रिटर्न में टेक्स्ट मैसेज की सूरत में भी आप देखें। अगर आपको फीडबैक देंगे तो हमें खुशी होगी, हमें अपने इसको प्रोग्राम को बेहतर करने में इंशाल्लाह आपको सुझाव। किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, वैसे टाइम तो पूरा हो गया। अगर आप ऑडियो में क्वेश्चन भेज दें या टेक्स्ट कर दें तो वो भी आपको जवाब हम दे दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, इसका जो लिंक है इंशाल्लाह वो क्योंकि रिकॉर्डिंग हुई है सारे प्रोग्राम की, लिंक भी इंशाल्लाह हम ग्रुप में भेज देंगे। तो आप बाद में भी सेशन को सुनना चाहें या रहनुमाई लेना चाहें तो आप इससे ले सकते हैं। वो यूट्यूब का हम चैनल का जो इंशाल्लाह आपको लिंक दे देंगे, तो इंशाल्लाह आप उससे रिकॉर्डेड सेशन भी सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।